अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पी से, यानी कि ज़िंदगी में पी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्राम हमारी फैमिलीज देख रही हैं, घर में ख़वातीन होती हैं, बच्चे देखते हैं। किस किस्म की पीने पिलाने की बातें कर रहे हैं आप? नहीं, वो पी की बात नहीं करता हूँ। वह क्या बात कर दी मैं, आप मेरी शक्ल देखें और मैं कभी इस तरह की बात कर सकता हूँ। पी का मतलब वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट पी, वो LMNOP Q, वो वाला पी। तो जिंदगी में 4 पी जो है वो बड़े जरूरी हैं। अच्छा, तो ये पूरी बात करें ना, पी बड़ा जरूरी है। हाँ, सिंपल। आपको पता है कौन से पी बड़े जरूरी हैं? नहीं है, कोई अंदाजा लगा ले। हाँ, मतलब हमारे यहाँ तो आमतौर पर PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN, IPP, हर चीज में पी आते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पीज हैं ये। PM। नहीं, मैं सियासी पी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। अच्छा, ये सियासत से अलग बात कर रहा हूँ मैं। सियासत को छोड़ दें कुछ अरसे के लिए। सियासत जो हो रही है वो हमें नजर आ रही है। उस पर कोई कॉमेंट करने की जरूरत नहीं। सबको पता है क्या हो रहा है और क्या होगा, तो इसीलिए कोई बात करने की जरूरत नहीं है। असल में बात कर रहा हूँ, जिंदगी में 4 पी बड़े जरूरी हैं। अच्छा, चले। पहला पी वो है प्रेयर। दुआ करें। सबसे पहली चीज दुआ करना बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज, दुआ किस चीज के बारे में आप करेंगे? आपकी जिंदगी में कुछ होगी प्रायोरिटीज। बिल्कुल, प्रायोरिटी जो है वो भी पी से शुरू होता है। तो जिंदगी में कुछ प्रायोरिटीज होनी चाहिए आपकी, कुछ गोल्स होने चाहिए, कुछ टारगेट्स होने चाहिए, तो वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। सही है। फिर उसके बाद उन प्रायोरिटीज के हवाले से जब आप काम करेंगे तो उस काम में आपको क्या करनी पड़ेगी? पेशेंस। अच्छा, पेशेंस करनी पड़ेगी, सब्र करनी पड़ेगी जी। जब आप सब्र करेंगे और आप मेहनत करेंगे तो जाहिर है ऐसा थोड़ी होगा कि फौरी तौर पर जो है वो आपको आपका वो पेमेंट मिल जाए। चौथा पी प्रॉफिट या पेमेंट भाई एंड में, वो एंड में आएगा, सबसे एंड में आएगा। आखिर में रखा हुआ है। ऐसे 3 पी बता दिए ना तो भैया ऐसा ही होगा जिंदगी में। इन पीस की तरफ तवज्जो दो, इधर उधर वाले पी की तरफ तवज्जो ना दो। हाँ, ठीक है। IPP और फलाना पी और ढिमकाना पी, उनको छोड़ो। PTI पी भी है, बिल्कुल, वो भी छोड़ो, कुछ नहीं होना, सब हो रहा है, हमें पता है। तो जो असल पी है वो मैंने आपको बता दिया, उनकी तरफ आप तवज्जो दें नाजरीन। ये है जिंदगी के असल पी। बिल्कुल सही है। पी के बाद अब हम जाते हैं 60 की तरफ, यानी कि 60 नहीं नाजरीन, 60। सियासत नहीं लेके आए दरमियान में, खबरों की तरफ आपको लेके चलेंगे। 60 सेकंड्स में क्या हुआ आपको बताते हैं दुनिया में। दुनिया की मजम्मतें बेसूद। इसराइल की एक बार फिर फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने की धमकी। गजा पर इसराइली जारहियत से 2000 बच्चों समेत 6000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का वजूद दुनिया के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो। हमारी कोई डील नहीं हुई, नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए तो बयानिया मफाहमत का होगा, इसहाक डार। खैबर पख्तूनख्वा माली बहरान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात तैयार। नादरा को जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले अफगानों के शिनाख्ती कार्ड मनसूख करने की हिदायत। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली। रूस और चीन ने गजा पर अमरीकी करारदादों का मसवदा वीटो कर दिया। रूसी पार्लियामेंट की जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के मुआहदे की तौसीक न करने की मंजूरी। चीनी वज़ीर दिफा ली शांगफू को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। जी, ऐसी 60 सेकंड न्यूज आपके लिए भी एक पी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? आपको जो इतनी खांसी हो रही है ना, आप भी कोई दवा पी खुदा का वास्ता कोई दवा पी, कोई कुछ इस तरह का कोई काम करो कि जिससे ये खांसी आपकी रुके। शदीद खांसी हुई है नाजरीन, ये तो बिल्कुल। और मैं मुंह खोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है सांस लेते हुए मुझे खांसी आ रही। सांस ना लें आप कुछ देर के लिए ना, 5-10 मिनट के लिए ना लें। कोई एक मतलब एक ट्राई करके देखें, हो सकता है उससे अफाका हो। क्या है यार, कोशिश तो करनी चाहिए ना इंसान को। सांस रोक के बैठ जाओ नाज़रीन। ये कह रहे हैं कि मैं सांस रोक के बैठ जाऊं इधर। ठीक है, चले। अच्छा, ज्यादा देर नहीं, 5-7 मिनट की बात है ना, इसमें क्या है? ये देखो सही है। फिर हुआ मैं आपकी जो है वो। अच्छा, और ये साइकोलॉजिकल भी होता है, पता है आपको? अगर फीलिंग आए ना, ये हो रहा हो कि भाई अब मैं खांसने लगी हूँ, डर हो उस चीज का, तो आप ज्यादा उसको करेंगे। अदरवाइज अगर आपके जहन से निकल गई बात, भूल गए आप, तो फिर आप स्मूथली चलेंगे। ये भी होता है। बिल्कुल। अच्छा जी, खबरों की तरफ चलते हैं। और खबरों में क्या है ये मैं आपको बता दूं। 309 रन से हराया है कल भाई कमिंस भाई जो है ना, बस कमिंस भाई
ऐसे खवातीन उसको भाई कह रही हैं। अब मजबूरी है, क्या करें हम। हाँ, शादीशुदा आदमी है। तो भैया वो जो शख्स है ना, जो भी इस ऑस्ट्रेलिया ने कल किया है वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी फतह थी, 309 रन से हराया है उसने नीदरलैंड को। और मैक्सवेल ने 40 बॉलों पे सेंचुरियां मारते हैं वो लोग, 40 बॉलों पे, और एक हम है 400 रन टीमें बना रही हैं। छोड़ो क्रिकेट की बातें नहीं करनी है। अच्छा, अहम चीज एल्विस प्रेस्ले का बताता हूँ, वो भी एक गुलकार था, उसकी तो बड़ी खबर आई है कल। हाँ बिल्कुल, एल्विस प्रेस्ले किंग ऑफ पॉप नहीं, किंग ऑफ रॉक, पॉप तो माइकल जैक्सन था। हाँ, बिल्कुल। क्या हो गया है शिफा आपको? मस्त दिमाग हो गया है। अच्छा, एल्विस प्रेस्ले, अचानक उसकी मौत हुई थी, मद्दाहों में ज़ाहिर है दुख की लहर एक दौड़ गई थी। अब मालूम नहीं था कि भाई मामला क्या हुआ है। 1977 में ये पुरस्कार तरीके से मरने वाले 42 साल किंग ऑफ रॉक एंड रोल के किंग एल्विस प्रेस्ले, और उनकी जो मौत हुई थी बेसिकली ग्रेसलैंड में उनका घर है, वहाँ पर वॉशरूम में उनकी लाश पाई गई थी। और इस कहानी में तजस्सुस उस वजह से भी बढ़ रहा था क्योंकि एल्विस के घर वालों ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने शेयर नहीं की थी। जी बिल्कुल। अब मौत के 50 साल के बाद एल्विस प्रेस्ले की पुरस्कार मौत की वजूहत सामने आई है। मतलब 77 में वो मरा था, तो 50 साल होने वाले हैं तकरीबन। तो चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले खाने, इनकी वजह से उनको पड़ा था दिल का दौरा, और उसके बाद वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ था। मनशियात के मुसलसल इस्तेमाल, जंक फूड के इस्तेमाल की वजह से अपने ज़माने के बड़े वो पतले दुबले और उनकी जो मतलब थे वो शख्स, तो हालत उनकी काफ़ी ख़राब हो गई थी। और ऐसा भी वक्त आया था कि जब वो महीनों अपने कमरे में महसूर होकर रहने लगे थे और बस वो चीज़ बर्गर खाते रहता था। अब आप सोचेंगे क्या हालत होगी उस शख्स की कि वो सिर्फ यही कर रहा है। और मौत से पहले उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको बेसिकली फिर एक एक्सटर्नली नर्स उसकी थी, और उसकी जो आंतें हैं उसमें ऐसे मसाइल हो गए थे कि महीनों पुराना जो स्टूल है वो मौजूद था, जिस्म से निकलता नहीं था। और मौत से पहले महीनों तक उन्होंने ऐसा वक्त गुजारा कि डॉक्टर्स की जानिब से उनको बस इतनी दवाइयाँ दी गई कि तकरीबन 9000 के करीब उनको इंजेक्शन लगे, और उस पूरी हालत में फिर उनकी मौत हुई। तो ये एक तो नशा, उससे दूर रहें भाई, और ये जो हम हर वक्त जो जंक फूड खाते रहते हैं उससे दूर रहें, और खुराकें अपनी बेहतर करें। मौत तो खैर आएगी, लेकिन ये कि फिर भी उसको इंसानों वाले तरीके से आए, अपने आप को खुद मौत के करीब ना लेकर क्यों तकलीफ देनी है अपने आप को। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि ज़मीन का एक टुकड़ा गायब हो गया था 155 मिलियन साल पहले तकरीबन। इधर ही रखा था भाई, इधर थोड़ी देर पहले रखा था ऑस्ट्रेलिया में। वैसे पाकिस्तान का कोई काम नहीं है इससे, हर चीज हम नहीं करते। पाकिस्तान का टुकड़ा अलग हो गया था पाकिस्तान का भी एक टुकड़ा अलग हुआ, वो तो बड़ी तकलीफ दे एक मरहला था जिससे हम गुजरे थे। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल मगरबी ऑस्ट्रेलिया का अपने पाँव पे हम कुल्हाड़ियां मारते रहे। ऐसी कुल्हाड़ी क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में? अच्छा, तकरीबन 155 मिलियन साल पहले मगरबी ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो टूटकर अलग हो गया था, और साइंसदानों के मुताबिक अब वो दोबारा मिला है। और ये टुकड़ा था कहाँ? ये मिल गया है उससे या मिला है? उनको मिला है, दरियाफ्त एक तरह से वो। बिल्कुल। और उनका कहना ये था कि भाई ये कहाँ चला गया, गायब हो गया, किसी को नहीं पता था, लोग ढूंढते थे, उनको मिलता नहीं था साइंसदानों को। नहीं रहते थे क्या? नहीं, हाँ हो सकता है सिर्फ जमीन ही हो। अच्छा, वो दोबारा मिला है, और ये टुकड़ा जो है वो 5000 किलोमीटर लंबा है। जाहिर है इसका अच्छा खासा बहुत साइज है, और शुमाल मगरब की तरफ, जनूब मगरब मशरकी एशिया के जजीरों की तरफ ये खिसक के चला गया था। अच्छा। और बहुत सालों तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। लोगों ने कहा भाई गायब हो गया, कहाँ चला गया। अच्छा, ऐसा ख्याल किया जाता है साइंसदानों की तरफ से कि जैसे एर्गोलैंड नामी एक बरे-आज़म भी जो है वो ज़मीनी परतों के नीचे चला गया था। जो ज़मीन का एक होता है ना, कोर होता है, मैंटल होता है, तो ज़मीन की जो लेयर्स हैं उसमें ये कहते हैं कि मैंटल के नीचे ये कहीं से खिसक के चला गया, और जिसे खोए हुए बरे-आज़म का टूटा हुआ टुकड़ा तस्लीम किया जा रहा है। अच्छा, वो कह रहा है ये है भाई। बिल्कुल। और इसी तरह ग्रेटर एड्रिया जो है उसकी भी एक टूटी हुई चट्टानें जो है वो भी जो है वो थी, जो कि बाद में मिल के जनूबी यूरोप के पहाड़ बन गए थे। तो उधर निकल गए, बस खिसक जाते हैं, और यहाँ वहाँ ये जो है वो सिलसिला चलता रहता है, और पहाड़ बन गए। अब खोए हुए बरे आज़म के जो टुकड़े हैं वो खित्ते के बहुत सारे जजीरों के नीचे छुपे हुए पाए गए, और सारे के सारे जजीरे ऐसे ही ज़मीन के अंदरूनी परत यानी मैंटल में खोज जाएँ तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई ज़मीन की अवलीन जोग्राफियाई हैसियत क्या थी। तो ये भी साइंसदान कह रहे हैं कि यानी कि ज़मीन अपना शक्ल और वो तब्दील करती रहती है, ऊपर की चीज़ जो है वो नीचे की तरफ चली जाती है और गायब हो जाती है, और हम उसको ढूंढ नहीं सकते, और हमें लगता है शायद ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और नताइज ये भी बताते हैं टूटना शुरू हुआ था 250 मिलियन साल पहले। ये कहते हैं कि शायद ये टूटना शुरू हुआ, और इसकी वाक़यात जो है वो अब इस खित्ते के हज़ारों जजीरों के सब्ज़ जंगलों के नीचे छुपी हुई हैं 250 मिलियन साल पहले। ये है सिलसिला भाई, ज़मीन गायब भी हो जाती है।
ज़मीन गायब भी हो जाती है अक्सर। सॉरी, इंटरनेट पे हमने कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी देखी हैं कि जिसमें वो हमने देखा है ना, फौरन होल बना हुआ है, राइट लेफ्ट पे बिल्डिंग्स खड़ी हैं, गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं और ज़मीन का एक बड़ा जो है वो, ये एक तस्वीर बड़ी मशहूर थी और मेरा ख्याल है किसी वियतनाम या किसी मुल्क की थी ये, जहाँ पर ज़मीन जो है वो नीचे धंस गई। अच्छा, अब ये और वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ सारी कड़ी नहीं। जो चीज़ें हैं ये स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं जाती भाई, ये बाद में दरियाफ्त होती हैं साइंसी चीज़ें, और बच्चों को जिनको इंटरेस्ट होता है वो निकाल लेते हैं ऐसी खबरें। अच्छा, अब स्कूलों की जहाँ तक बात आई है, एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, बड़ा मज़ेदार एक वाक़या हुआ है। और वो वाक़या क्या हुआ, बच्चे स्कूल न जाने के बहाने करते रहते हैं। हमने आपको कल भी मुलाकात करवाई एक बच्चे से, ठीक है, आपकी तो माशाल्लाह लगता है आज भी पता लगता है कि आपके स्कूल में क्या लेवल था, तो वो तो पता लग ही जाता है ना, 1 मिनट में पता लग जाता है कि भाई ये तो जीनियस रही होगी, मतलब माशाल्लाह। लेकिन चीन में एक बच्चे ने क्या किया ये मैं आपको बताता हूँ। उस बच्चे ने स्कूल ना जाने के लिए बनाई जाने वाली कहानी, वो मतलब बेसिकली ये जो भी कहानी बनाई थी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गई है। 7 साल ये बच्चा, उसने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया और पुलिस को फ़ोन किया और उसने कहा कि अब्बू ने मुझे मारा है, अब्बू ने मुझे मारा है और अब मैं स्कूल नहीं जा सकता। बच्चे की जब कॉल गई तो पुलिस आ गई भाई, इंक्वायरी शुरू हुई और उसके लिए पुलिस ने बच्चे से मुलाकात की, पूछा कि भाई बताओ भाई क्या मसला है, तुम्हें किसने मारा है। तो लड़के ने पुलिस एहलकार को बताया कि भाई देखिए मेरे वालिद ने मारा है मुझे। तो उसके जवाब में पुलिस एहलकार जो है वो, पुलिस एहलकार ने उससे पूछा कि भाई किस तरह मारा है, मतलब हल्के से मारा है, ज़ोर से मारा है, क्या है। तो उसने कहा कि भाई हल्के से मारा है। तो बहरहाल अब ये उसको शक हो जाता है, पुलिस वाला तहकीक करता है, बिल्कुल पुलिस वाला तहकीक करता है, उसको जाता है शक कि भाई ये तो बहाना है बना रहा है। उस पर पुलिस एहलकार कहता है कि तुम्हें ज़ोर से तो नहीं मारा। बहरहाल वो तफ्तीश करता रहता है। अब उसके बाद पुलिस ने तय किया कि मतलब पता लगाया उन्होंने कि ये बेसिकली इस बच्चे ने कहानी गढ़ी थी और वो अपना स्कूल का काम नहीं कर पाया था। तो उसने कहा स्कूल ना जाऊँ तो बस मैं अपने अब्बा को गड़वा दूँ कि अब्बा मेरा स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ है, अब मैं नहीं जाऊँगा तो अब्बा मारेंगे। पहले से ही अब्बा के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ और पुलिस को कह दो भाई ये अब्बा ने मारा है इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये बच्चे कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं भाई, बच्चे जुर्माने कराओ इन बच्चों के ऊपर। तो सही बात है, वैसे डबल स्कूल भेजो इन बच्चों को यार, ऐसा ही है। लेकिन जुर्माने जो हैं वो बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, नाजरीन जुर्माने बढ़ गए हैं और कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की रकम में इजाफा कर दिया गया है। और जो इजाफा है वो हम आपको बताते हैं कि कितना कितना किया गया है। कर रही हैं, मंजूरी दे दी गई है इस चीज़ की। नए जुर्मानों का इतलाक जो है वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। कि जुर्माने बहुत ज्यादा बढ़ने चाहिए ताकि लोगों को एहसास हो। हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवार को 500 रुपए जुर्माना अदा करना, बहुत ही कम है। 500 रुपए क्या है? मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये किधर से बढ़ा है, मतलब 200 थे, 100 थे, कितने रुपए? 500 रुपए तो कुछ भी नहीं है भाई, 500। चलो अब और अच्छा, क्या फिर है कि ट्रैफिक जो कवानीन है, यानी कि मतलब उसमें वन वे की खिलाफ वर्जी है, हाँ वन वे की खिलाफ वर्जी को 3000 रुपए अदा करने पड़ेंगे अगर ड्राइवर ने वन वे की खिलाफ वर्जी की। हेडलाइट रोशन ना करने पर, यानी कि लाइटें आपकी खराब है मोटरसाइकिल की, तो वो 600 रुपए जुर्माना होगा, जबकि गाड़ी वाले को 800 रुपए अदा करना होगा। अगर मोटरसाइकिल वाले को बेसिकली कम जुर्माने उन्होंने रखे हैं, वो ठीक है, लेकिन ये कि अच्छा, फिर ट्रैफिक पुलिस हुकाम का मजीद ये भी कहना है कि सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने वाले, जो कि हम बहुत ज्यादा करते हैं, हाँ। मोटरसाइकिल और कार सवार जो है वो दोनों को 500 रुपए अदा करने होंगे। कार सवार को 500 रुपए, लाइट बत्ती तोड़ने पर 5000 करना चाहिए भाई, इनको और बढ़ाओ और बढ़ाओ। अच्छा खैर, बहरहाल ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर अगर आप बाइक चला रहे हैं तो 1000 रुपए, जबकि कार ड्राइवर को 1500 रुपए भरने पड़ेंगे। ये भी 5-10 हजार ज्यादा होने चाहिए भाई, ज्यादा होने चाहिए। ये दुबई में जो जुर्माने हैं तो वो क्यों हम सिधरे हुए होते हैं वहां पर? दुबई में जुर्माने हैं आपका, मतलब वहाँ पे खैर पूरा सिस्टम ही कनेक्टेड है। आपकी कार इंश्योरेंस जो है, अगर आपका वो ब्लैक पॉइंट आ जाए तो कार इंश्योरेंस आपकी बहुत बढ़ जाती है, उसका बहुत ज्यादा आपको अमाउंट देना पड़ता है, वो भी आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। तो एक ओवरऑल जिंदगी पे आपके इम्पैक्ट आता है अगर एक भी जुर्माना आपको वहाँ पे गाड़ियों के हवाले से हो जाए। जो बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं कम उम्र में, उस पे भी कोई है 1500 रुपए, जबकि गाड़ी चलाना जो मतलब अंडर एज लोग गाड़ी चलाने वो 2000 रुपए भरेंगे, जुर्माना अदा करेंगे। तो इसी तरह जो बाकी ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हैं, वो जो कि परवाही नहीं करते, वो 2500 से 3000 रुपए का जुर्माना भरते रहेंगे। तो मजा नहीं आया भाई ट्रैफिक पुलिस वालों, हाँ। मजा नहीं आया, तो थोड़ा और बढ़ाओ इसको, डबल ट्रिपल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो इसको, तब बात बनेगी। फिर आप देखेंगे ये 500, 600, 1000, 2000 से होना कुछ नहीं। और इसको कनेक्ट कर दें आप, पॉजिटिव है, चलो बढ़ाया, लेकिन और बढ़ाओ भाई, और बढ़ाओ, जरूरी है, इस तरह काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कल हमने बात की थी अपने प्रोग्राम में कि अमजद साबरी साहब के जो कत्ल का मास्टरमाइंड था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और ये पता लग गया है कि वो मास्टरमाइंड कौन था। एक बड़ी अहम ख़बर है ये, क्योंकि एक अरसे से ये मामला चल रहा था और 2016 में उन्हें शहीद किया गया था और अब ये शख्स जो है वो मिला है और ये जेल में ही था। जेल से ये निकला, रिहा हुआ और उसके बाद दोबारा से इसको पकड़ा गया। इसके अलावा अफ़गानियों के इनखला का मामला भी चल रहा है। गैर कानूनी तौर पर जो अफ़गानी हैं उनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सिंध के होम मिनिस्टर जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हारिस साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त निकालना आपने। सबसे पहले तो हम ये अमजद साबरी साहब के मामले की तरफ आएँ कि ये मामला काफ़ी पुराना था और अब ये बंदा पकड़ा गया है। ये इसकी थोड़ा सा अगर हमें आप डिटेल्स बता सकें। देखें, ये आपको याद है 7 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था, बट दे नो द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन कराची शुड नो कि वी डोंट लीव, चाहे केस लेट भी हो जाए, वी रिमेन आफ्टर देम। एंड नाउ इसको टिप ऑफ मिला और उसको हमने अरेस्ट किया है और ये बैंड आउटर्स और आउटफिट से था, ये जेल में था, निकला, इसने मर्डर किया और इसके साथ 2 और लोगों के इसने नाम भी लिए, कन्फेस भी कर लिया टोटल। और ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो हमारी पुलिस फोर्स के हैं उन्होंने इसको अरेस्ट किया है टिप ऑफ के ऊपर। और अब हम और डिटेल भी डिस्क्लोज क्योंकि बहुत डिटेल इंटरोगेशन की स्टार्ट हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसमें बहुत अच्छे लोग मैंने डिटेल किए हैं जो दे शुड एक्चुअली फाइंड आउट द फैक्ट्स एंड रीजन कि इसमें क्यों किया गया, क्या वजूहत थी, किस वजह से किया गया, इतने मुल्क के नंबर कवाल और जो थे इतने, आई थिंक आई ऑल्सो नो पर्सनली, जितना पूरे मुल्क को नुकसान हुआ, अफसोस हुआ इसके बारे में जी वो अब हम इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे एंड वी विल डिस्क्लोज टू द पब्लिक। दे मस्ट नो कि कौन इसके पीछे थे और क्यों इसको मर्डर किया गया 7 साल पहले। और माह रमज़ान में याद होगा कि आपको इसमें से 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि जी बिल्कुल प्रोग्राम चल रहा था उस पर खबर आई थी बिल्कुल। हाँ एक तो ये कि ये बंदा कलादम लश्कर जंगवी का इससे ताल्लुक, ये बंदा जो है वो जेल में था, फिर ये रिहा कैसे हुआ ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि अगर ये बंदा जेल में था, फिर ये रिहा हुआ, बाहर गया और फिर इसके बाद इसको दोबारा पकड़ा गया, तो हम कैसे रिहा कर देते हैं इन लोगों को जो कि इतने बैंड आउटफिट्स के साथ काम कर रहे हों और उसके लिए ये हरकतें कर चुके हों। देखें, ये एक बहुत प्रॉब्लम है, यकीन करें, ये हमारे पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम के अंदर कि विदाउट रियलाइजिंग कि इसने कितने हीनस क्राइम किए हैं, क्या इसकी पहले इन्वॉल्वमेंट रही है। आप कराची में भी जो मर्डर या डिकॉटी में मारते हैं वो 2, 3, 4 हफ्ते के बाद बेल लेके आ जाते हैं। बट आई थिंक नॉम ने सिस्टम ठीक कर दिया है कि अभी जिसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, हमने कॉलम बना लिया कि उसमें कि ये 3 दफ़ा इसने ऑफेंस किया है, ये 7 दफ़ा किया है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, ताकि कोर्ट को जब डिसीजन दे तो दे मस्ट रियलाइज कि इससे कितनी सोसाइटी को और नुकसान होता है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और ये भी जेल टर्म पूरी करके ज़ाहिर निकला है, उसके बाद इसने आगे प्लान किया हुआ था कि मैंने करने पीछे, आपको पता है कि क्या मुहरकात होते हैं। तो अब ये हम सारे मालूम कर लेंगे और उसके बाद जो इसमें इन्वॉल्व था सबको अरेस्ट किया जाएगा। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इसको अरेस्ट किया है और अब इसकी एक नए सिरे तफ्तीश होगी जिसमें ये खुद एक्सेप्ट करेगा और बताएगा कि रियल और रिस्पेक्ट के कौन इन्वॉल्व थे, तो उसके बाद इसको इंशाल्लाह तफ्तीश को आगे लेके जाएंगे। अच्छा हारिस साहब, ये बता सकते हैं कि जाहिर है आपने कहा इसने खुद कन्फेशंस किए हैं, तो अमजद साबरी साहब के मर्डर का तो इसने कन्फेशन किया कि जाहिर है ये मास्टरमाइंड था या ये अंदर से बैठ के वो प्लानिंग कर रहा था। इसके अलावा इसने कौन कौन सी ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं जो कि इसने मान ली हैं ऑलरेडी, या आप लोगों के पास ये सबूत है इसके खिलाफ कि भाई ये सारा जो दहशतगर्दी के हमले थे या ये कार्रवाइयाँ थी ये इसने की हैं? कोई है चार्जशीट आप लोगों के पास इसके खिलाफ? देखें, अभी इट इज ऑल कंप्यूटराइज्ड, अभी हम इसको पूरी डिटेल ले रहे हैं और 1-2 दिन में हर चीज़ ये बकतेगा, बताएगा कि पहले किसने कितने मर्डर किए हैं, कितने टेररिज्म की एक्टिविटीज़ की हैं, कि कौन इसके पीछे था, इसको सिखाने वाला था, कौन सी बैंड और लोग थे उसके साथ मिले हुए थे। इससे क्योंकि ज़िंदा गिरफ्तार हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एसेट है। इसको हम अब लेके चलेंगे 2+ करते करते एंड तक पहुँचेंगे कि सारी हकीकत आ जाएगी कि ये कब से कर रहा था, कौन मास्टरमाइंड था, ये तो एक इसने एक्शन किया, इसके पीछे कौन थे, सब चीज़ें मालूम करेंगे। भी एक्चुअली वी डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट टीवी,
बट डेफिनेटली आपको इसके बारे में बड़ी अच्छी इतलात मिलेंगी कि क्या कौन। ठीक है, अच्छा इंशाल्लाह। जो दूसरी चीज मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि जेल में बैठ के ही अपना नेटवर्क चला रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये देखें, ये एक है हमारे सिस्टम में, क्योंकि सेंट्रल जेल कराची में तो वहाँ जमा लगे हैं, लेकिन दूसरी जेल हमारी जो डांडी में है उसमें ये सिस्टम नहीं है। और आपको पता है कि लेकिन अब आके मैंने बड़ा अच्छे तरीके से कॉम्बिंग की है। किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास कोई अननेसेसरी चीज़ें नहीं हैं जो तो पहले फैसिलिटीज मिली होती थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। काफ़ी हमने जेल में रिफॉर्म की, यहाँ तक किए कि उनको बिजी किया है। उनमें इतने अच्छे यूल सरप्राइज के आर्टिस्ट हैं। मैंने एग्जीबिशन किया कराची में जेल में जिन्होंने सिंडीज बनाई हैं। 16 लाख रुपए की कैदियों के सामान बेचा है हमने आर्ट काउंटर में, और एक प्रिजनर को 10 लाख रुपए मिले हैं उसकी पेंटिंग। वो अपनी मदर को हज पे भेज रहा है। तो इससे देख लेंगे भी हमने काफी रिफॉर्म्स करेंगे, निकले एटलीस्ट दे शुड कम गुड सिटीजन। बिल्कुल। और प्रिजन्स का यही जो है वो एक मकसद है कि भाई रिहैब होना चाहिए उनका, वो बेहतर चीज बन के जो है शख्स बन के वो बाहर निकले। अब आते हैं जी अफगानियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है, बिल्कुल वो सर कहां तक पहुंचा है? डेडलाइन उसकी करीब आती जा रही है। देखें, कल भी कॉन्फ्रेंस हुई है फेडरल गवर्नमेंट में और इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर बात की है। और एग्जैक्टली आई रिपीट, मैं आज मीडिया पे भी ये इसको रिलीज करूंगा काफी डिटेल के। उनको वार्निंग ये कितने दिन रह गए हैं, आई थिंक 4-5-6 डेज रह गए हैं। हमने ये एक भाम पैदा किया जा रहा है कि शायद ये किसी एक मुल्क के बारे में है। इट इज़ अगेंस्ट ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स, गैर मुल्की तारिकीन वतन जो किसी भी मुल्क से, इंडिया के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, इवन नाइजीरिया के हैं, तंजानिया के हैं और ममालिक के हैं। और उनके ही हमने ये सारे कवायफ ले लिए हैं, जगह मालूम कर लिए, कहाँ ये बैठे हुए हैं, कौन किन्होंने इनको पनाह दी हुई है, वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन। ये हम पूरा 1 महीना इसी में लगाया है। हमने एक टीम बनाई है जिसमें नादरा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर है, सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, और उसके साथ स्पेशल ब्रांच, ये अपनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। उसके बाद इनको हम चेक करेंगे और इनको 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद जो भी कंफर्म हो जाएगा कि ये ओवरसेट वीज़ा है, ये जाली डॉक्यूमेंट है, जाली नादरा कार्ड है, कोई और कार्ड नहीं है, उनको हमने डिटेंशन से जगह बनाई है, वहाँ लेके जाएंगे। उधर से उनको आई वॉन्ट टू क्लियर वेरी थिंग। देखिए, हम बहुत एहतराम के साथ, कोई हम गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेडीज़ को, बच्चों को बहुत एहतराम करेंगे, ख्याल करेंगे, खाने पीने का, उनको ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम ना होगी। बिल्कुल हम बड़े अच्छे तरीके से उनको भेजेंगे। ये भी सोच गलत है कि पता नहीं क्या सख्ती करेंगे। वी वांट अभी भी 6 दिन है, आप अपनी मर्जी से जाएं तो बहुत बेहतर होगा। उसके बाद वील हैव टू, क्योंकि अब एक ये देख लें कि रबीउल अव्वल में जो इंसिडेंट हुआ है ना मस्तूंगा रुंगू का, इसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया सब सॉवरेन स्टेट है, हमारी अपनी मुल्की मफादात है। हमने बहुत मेहमानदारी की। 1.4 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज हमारे पास हैं जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजीज के रजिस्टर्ड हैं, और नादरा के रजिस्टर्ड जितने लोग हैं ये सब हमारे मेहमान रहेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टच देम। ये सिर्फ जो गैर मुल्की इलीगल तरीके से अब हैं वो उनको हम निकालना चाहते हैं, और उनके लिए हमने अरेंजमेंट कर ली। इंडियंस को हम यहाँ से ट्रेन के थ्रू, वाघा बॉर्डर के थ्रू भेजेंगे। अफगानीज को हम यहाँ से बलूचिस्तान की सरहद पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट के थ्रू हम भेजेंगे, और बाकी जो दूसरे मालिक उनको बाय एयर भेजेंगे। उनके हम कौंसल जनरल से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं, लेकिन वी आर सीरियस, एनफ इज एनफ। और सर ये मुझे बताएं, क्योंकि ये हमने अभी देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ तो इब्राहिम ज़दरान जो है उसने डेडिकेट किया वो अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड के, जी मैं उन लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ जिन्हें पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। तो ये मेंटालिटी है उन लोगों की कि गैर कानूनी तौर पर वो हमारे घर में रहे भी, और जब हम उन्हें कहें कि सर अपने घर पर वापस चले जाएँ प्लीज़, तो उस पर वो नेगेटिव हो रहे हैं हमसे। ये क्या मेंटालिटी है, इससे कैसे डील कर रहे हैं? खाना पीना सब कुछ पाकिस्तान, और जब बात आती है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के खिलाफ झंडे, उसके बाद लड़ाइयाँ फेवर करना। आई थिंक ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब समझना चाहिए, जो उनको सपोर्ट भी करते हैं, बलूचिस्तान में भी हैं और KP के भी हैं, कि क्या हमें करना चाहिए। हम अपनी कॉस्ट के ऊपर अपने मुल्क के नुकसान करते हुए हमने क्या कुछ किया। आई थिंक जितनी हमने मेहमान, दुनिया में आपने देखा कि कहीं गैर मुल्की तारकीन वतन को खुला मुल्क में छोड़ा होता, जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी खरीदो, जैसे मर्जी रहो, जो मर्जी नुकसान करो, सहूलतकारी करो, और उसके बाद आप रियलाइज भी ना करो और फिर आप मुल्क से लॉयल भी ना हो।
ये खुद सेल्फ अपनी असेसमेंट करने की जरूरत है दूसरे मुल्कों के ममालिक के लोगों को। इसलिए मैं ये कहता हूँ। और सेकंड, ये बिल्कुल एक मुल्क के खिलाफ नहीं, बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये इट इज अगेंस्ट ऑल गैर मुल्की तारकीन वतन। ये मैसेजिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल ये क्लियर होनी चाहिए। एंड वी आर वेरी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल और बहुत एहतराम के साथ हम उनको सबको अपने मुल्कों में भेजें। बिल्कुल। अच्छा सर, अब उनका क्या करेंगे जो हमारे यहाँ हमारे साइड पे बैठ के इस किस्म की कार्रवाइयां कर रहे हैं? और जाहिर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक रिलेशन है। अब इस नहज पे हम आ गए हैं कि अगर हम इलीगल सिटीजन्स को निकाल रहे हैं तो जाहिर है हम और अपने कुछ मसाइल जो हैं उनको फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे इदारों ने ये फैसला लिया, जो कि सही है। हर हुकूमत, हर गवर्नमेंट इसी तरह हर मुल्क में करेगी। कागज नहीं होंगे, वो कहेंगे डिपोर्ट करो इसको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे अपने लोग अपने इदारों में बैठ के, नादरा जैसा इदारा जिसपे वी यूज टू टेक प्राइड कि भाई ऐसा सिस्टम है, आपको जाना नहीं पड़ता, आपको घर पे फैसिलिटेशन दी जाती है, वो लोग रिश्वतें लेकर, इन लोगों से पैसे लेकर, अभी ईरानियों के भी कार्ड्स का भी एक इंकिशाफ हुआ, पासपोर्ट भी उनके बन गए और वो आगे निकल गए। मतलब अमेरिका, कनाडा जैसे मुल्कों में जाके वो बस गए पाकिस्तान के पासपोर्ट पे। तो इसको तो अब हम भी नहीं डिनाई कर सकते कि भाई हमने जाली दिया तो इशू तो नादरा नहीं किया है, तो उनके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। हाँ, उनके कागज पूरे नहीं थे, हमारे बंदे ने पैसे लेके दे दिया। तो अब अपने लोगों को जो सिस्टम में मौजूद हैं, ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? बहुत सख्त FIA इसके ऊपर लगी हुई है। जो काली भेड़े नादरा में हैं और किसी में जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में है, अब उनके खिलाफ भी साइमल्टेनियसली एक्शन हो रहा है। उनको भी इसी तरीके से पकड़ा जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक और चैप्टर है, ये इट हैज़ टू गो साइड बाय साइड। ये किसने नादरा में कार्ड बना के दिए इनको, किसने इनको शनाख्ती कार्ड दिया, किसने नादरा के जाली सर्टिफिकेट दिए, उसके बाद कौन इसी तरह FIA में पासपोर्ट के अंदर के पासपोर्ट कैसे गलत बने, सब चीज़ों को DG पासपोर्ट इज ऑलरेडी ऑन द जॉब, सब मिलके इसकी कार्रवाई करें कि आइंदा के लिए कम से कम इसका सद्देबाब किया जाए और ऐसी कोई बात ना हो। इसमें देखिए पाकिस्तान हमने बहुत नुकसान उठा लिया। यू कांट बिलीव हाउ मच वी हैव सफर्ड एंड वी आर ओवर हॉस्पिटेबल कंट्री। ये अब हमें ख़त्म करना है। अपने अवाम को तो पहले देखें, इकॉनमी को रिवाइव करें। अफगान ट्रेड में वी लूज 6 to 7 बिलियन डॉलर एवरी ईयर। यहाँ तक कि जो ग्लव्स होते हैं, ये बॉक्सिंग के, ये यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान में बनते हैं, पाकिस्तानी रुपए में लेके जाते हैं नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। वहाँ सेंटलेश हैं जो बहुत बॉक्सिंग के शौक है, वहाँ जाके लेते हैं और वहाँ वो डॉलर्स में लेते हैं। तो जस्ट थिंक कि हम कितना नुकसान अपना कर रहे हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ों को अपने ब्रेक किया जा रहा है और काफ़ी चीज़ों में इसकी क्लिनजिंग होगी एंड काफ़ी हद तक इंशाल्लाह हम इकॉनमी को रिवाइव भी कर लेंगे इंशाल्लाह दी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। दरियाई सिंध के किनारे वाक़ जामशोरों की तहसील कोटरी के इलाके साधु पहाड़ों की तुलसी मेघवार ने पहली बार सातवीं जमात में खेलों में दिलचस्पी ली और सॉफ्टबॉल के ट्रायल्स में हिस्सा लेना शुरू किया। आज 21 बरस की हैं वो और कौमी सॉफ्टबॉल टीम का हिस्सा हैं। हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं और इस बात पर फ़ख्र महसूस करती हैं कि वो अपने ख़ानदान में वाहिद लड़की हैं जिन्होंने खेलों में अपना नाम बनाया। बेसबॉल की भी जानी मानी खिलाड़ी हैं। हमारे साथ तुलसी मेघवार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू तुलसी, बड़ा टाइम आपने निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ये बताइए कि आप की जो जर्नी है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 7वीं क्लास से आपने सॉफ्ट बॉल पहली मरतबा खेलना शुरू किया और फिर आज आप पाकिस्तान की नेशनल टीम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें ज़रा ये अपनी जर्नी तो सुनाएं। अप्रैल 2016 में मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 7th क्लास में जब मैं थी तो स्कूल में एक कैंप लगा था जिसमें सर परवेज़ अहमद शेख और मिस आयशा एरम ने कैंप लगाया। काफ़ी बहुत सारी गर्ल्स थी जिन्होंने हिस्सा लिया इस कैंप में और उन गर्ल्स में एक मैं भी थी। जो सारी गर्ल्स मुस्लिम थी और मैं एक नॉन मुस्लिम थी, तो मेरी भी सिलेक्शन हो गई। काफ़ी गर्ल्स को जो है वो फेल किया गया इस कैंप में और मेरी सिलेक्शन हुई और बाकी 4 गर्ल्स थी उनकी भी सिलेक्शन हुई। तो पाँच गर्ल्स सिलेक्ट हुई और फिर हम कोयटा खेलने के लिए रवाना हुए।
अच्छा, क्या बात है। और इससे पहले बेसबॉल का आपका क्या था, मतलब बेसबॉल से क्रिकेट की तरफ कैसे आया ये सिलसिला? बेसबॉल से सॉफ्टबॉल की तरफ मुझे पता नहीं था कि बेसबॉल और सॉफ्टबॉल क्या कौन सी गेम होती है, क्या होता है, कैसे खेला जाता है। मुझे बचपन से ही खेलों में बहुत इंटरेस्ट था। तो जैसे ही मैं स्कूल में मैंने एडमिशन लिया तो एक कैंप लगा हुआ था, तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी जाके ना प्रैक्टिस करूं। मैं समझी कि शायद ये एक स्कूल में ही प्रैक्टिस होगी और स्कूल लेवल पर ही खेला जाएगा। तो मुझे पता नहीं था कि ये एक इंटरनेशनल गेम के लिए तैयारी हो रही है। तो फिर मैंने भी हिस्सा लिया और मेरी भी सिलेक्शन हो गई सिंध सॉफ्टबॉल टीम में। ज़बरदस्त। तो अब सॉफ्टबॉल में पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है और कितना खेला जाता है, और इंटरनेशनली अगर हम कंपैरिजन करें तो हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? यहाँ वुमेन के लिए खास तौर पे बेसबॉल सॉफ्टबॉल का कोई ग्राउंड नहीं है। हमें बहुत मुश्किलात होती है प्रैक्टिस करने में। तो हम जब घर से निकलते हैं तो कहीं लोकल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर लेते हैं, या स्कूल में प्रैक्टिस कर लेते हैं, या फिर कॉलेजेस में प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे कोई बेसबॉल सॉफ्टबॉल का ग्राउंड नहीं है, इसलिए हम ना ही हमारे पास कोई सामान है बेसबॉल सॉफ्टबॉल का। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग जब खेल रहे हैं तो वो फिर स्पॉन्सर्स भी अगर आप लोगों के पास नहीं है और फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो कैसे मैनेज होती हैं ये चीज़ें फिर? ये जब सिंध गेम्स होते हैं या सिंध लेवल पर जो नेशनल गेम होता है, तो हमारे जो कोचेस होते हैं वो किट बैग लाते हैं और गर्ल्स को देते हैं कि ये आप प्रैक्टिस करें। फिर तब हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा हम कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि हमारे पास सामान नहीं है, तो बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी हम घर में ही अपने छोटे बहन भाइयों के साथ खेल लेती हूँ मैं, तो जैसे मेरी थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, हाँ। तो आपके घर में घर वाले जो हैं वो जब आप ये खेलती हैं और खेलों की तरफ जब आपको रुझान हो रहा था तो वो इस चीज़ से खुश थे? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स की मुझे सपोर्ट है फुल्ली, और उनकी तरफ से वो भी चाहते थे मेरे छोटे बहन भाई के हम उनके साथ खेलें तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और वो अच्छा खेले। हमारी बहन जब सिंध टीम में जाए खेलने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हासिल करके आए, मेडल हासिल करके आए। वो भी मेरा साथ देते थे छोटे बहन भाई। क्या बात। अब आपका किस टूर्नामेंट में आगे की तैयारी चल रही है? जी आगे टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है, मगर वही इशू आ रहा है सामने के ग्राउंड नहीं है, तो हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तुलसी मेघवार हमारे साथ मौजूद थे जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सॉफ्ट बॉल एक गेम है भाई, ये भी दुनिया में एक गेम है, दुनिया की सारी टीमें खेलती हैं, बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर परफॉर्मेंसेस होती हैं, लेकिन हमारी लड़कियां जब ये खेल खेलने की कोशिश करती हैं तो उनके पास ना ग्राउंड है, ना फैसिलिटी है, और ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उनकी ये आवाज़ें बुलंद हों और लोगों को पता चले कि भाई ये मामला है, इनको ये फैसिलिटीज़ हमें देनी चाहिए। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ज़रा देख लें, इन बच्चों का, इन बच्चियों का भी एक बड़ा मुस्तकबिल है और इनके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ही कुछ आगे बेहतरी हो सकेगी, वरना बस ये थोड़े अरसे के लिए खेलेंगे, उसके बाद अपने काम धंधों में लग जाएंगे और ज़िंदगी इनकी वैसे ही चलेगी जैसे आम लोगों की चलती है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। अब एक तो मेरा मसला चल रहा है जो कि मुझे अजीब सी एक खांसी और ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन हम इस वक्त रेस्पिरेटरी वीक बना रहे हैं, यानी कि ये पूरा हफ्ता जो है आपकी टाइमिंग खांसी की बड़ी सही आई है, रेस्पिरेटरी वीक पे खांसी हुई है, ये देखें आप, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन और कनेक्शन। लेकिन बहुत सारे लोग हम ये भी देखते हैं कि आजकल के दौर में बच्चों को भी दमे की बीमारियां और सांस की तकलीफें ये बड़ी आम हो गई हैं। हम हर वक्त कहते रहते हैं कि भाई मास्क लगा के क्यों बैठे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई सांस से, स्मॉग में, उसमें ज़ाहिर है पोल्यूशन का भी अच्छा खासा अमल दखल है, लेकिन अब इनका साथ डील
कैसे करना है और ये रेस्पिरेटरी वीक मनाने का मकसद क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खतीब रहमान साहब जो कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें ये बताएं कि रेस्पिरेटरी वीक जो है, क्या ये मेरे जैसे लोगों के लिए है जो कि खांसी से परेशान है, या ये प्रॉपर कोई और ऐसी कंडीशंस है जिसके लिए ये उसकी आगाही के लिए मनाया जाता है? वेल, रेस्पिरेटरी केयर वीक हर साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है और इसमें स्पेशली ना सिर्फ ये किसी स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए मनाया जाता है बल्कि ये एक आम पब्लिक के लिए अवेयरनेस सेशन के तौर पे हेल्ड किया जाता है। इसमें वो तमाम तर माहिर अमराज जिसमें आपके पास सांस से रिलेटेड जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि खांसी से मसाइल हैं या एलर्जी है, तो उस आम पब्लिक को अवेयरनेस देना रिगार्डिंग दैट आपने उसको कैसे टेक्निक्स को यूज़ करते हुए मैनेज करना है, या ऐसे कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि आपने लेने हैं, इससे रिगार्डिंग हम रेस्पिरेटरी अवेयरनेस सेशन जो कि है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट सेटअप में हेल्ड करते हैं ताकि इससे आम पब्लिक को जो है वो फ़ायदा हो सके। तो ये सांस या जो दमा और जो इस तरह की चीज़ों का जो डॉक्टर होता है उसमें और एक थेरेपिस्ट में क्या फ़र्क है? देखिए, डॉक्टर का बेसिकली काम बीमारी को डायग्नोस करना या प्रिस्क्राइब करना या उसके रिगार्डिंग जितनी भी मैनेजमेंट और प्रिस्क्राइब करना है। जो कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं वो बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं। जैसे सपोज करते हैं अगर हम किसी भी सांस से मसले को डायग्नोस करना है तो उसमें हम जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग या जिसको हम स्पायरोमेट्री एडवाइस करते हैं, जो कि दमे के मरीजों के लिए या COPD वाले पेशेंट्स के लिए खुसूसी तौर पर की जाती है, तो वो बेसिकली परफॉर्म रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट ही कर रहा होता है। उसकी रिगार्डिंग देयर क्वालिटी एश्योरेंस ऑल दैट प्रिवेंटिव मेजर में वो तो सारी टेस्ट कंट्रोल में आती ही आती हैं, लेकिन उसके बाद जो उसकी मैनेजमेंट है वो सारा एंड थेरेपिस्ट के एंड पे आ जाता है कि आपने उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेहतर करना है और को कैसे कैसे प्रोसीड करके ले। चले ज़बरदस्त। तो अब हम एक काम करते हैं कि हमारी जो फ़ोन लाइन्स हैं वो भी ऑन कर देते हैं और हमारे कॉलर से भी कहते हैं कि अगर आपको सांस का कोई मसला है आप कॉल कर सकते हैं। सांस मौजूद है, थेरेपिस्ट रेस्पिरेटरी सांस वास का मामला सारा इधर होगा। सांस के मसाइल हल करेंगे, डांस के मसाइल नहीं हल करेंगे। ओके, ठीक है जी। हमारे साथ पेशेंट एक मौजूद है, शिफा यूसुफ सिंह, उनको है भाई खांसी है और सांस ले रही है वगैरह हर चीज़ मुकम्मल हो गया है। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा, अब ज़ाहिर है ये सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो जिनको खांसी या इस किस्म की प्रॉब्लम एक हो जाएगी, उसमें ये भी हम देखते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं इसको तो पहले ही अस्थमा था तो अब इसको खांसी भी लग गई है। वो साथ अपना एक फिरा रहे होते हैं जो एक होती है बिल्कुल इनहेलर फिरा रहे होते हैं। इन बच्चों की और छोटी जिनको कि समझ भी नहीं आ रहा और उनको समझाना भी मुश्किल है, उनको कैसे मैनेज करते हैं फिर? देखिए, तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है। इसमें स्टार्ट में ये होता है कि सर्दियाँ जैसे ही आती हैं या जब ठंडा मौसम आता है तो बच्चों के जो खांसी के मसाइल हैं, एलर्जिक जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब बच्चों को मैं थोड़ा सा पिक करना भी मुश्किल होता है, तो पहली तो मेरी उसमें यही रिकमेंडेशन है कि आपके जो भी प्राइमरी फिजिशियन है जो कि आपके बच्चे को देख रहे हैं या जो कि उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिगार्डिंग देयर ब्रीदिंग इश्यूज़, वो उसको पहले डायग्नोस करें। उसके बाद हम उसको प्रॉपर्ली एक मैनेजमेंट प्लान डिसाइड करते हैं। जैसे किसी बेबी को अगर तो ब्रोंकोलाइटिस जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, इसमें हम नेबुलाइजेशन थेरेपी फ्रीक्वेंट रिकमेंड करते हैं। अदर दैन दैट कि आप उसका एक्सपोजर कम से कम हो, जैसे अब डस्ट पार्टिकल है या ठंड है, जैसे हम मरी वगैरह विजिट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने के साथ साथ हम उसकी प्रॉपर मेडिकेशन टेक्निक जो है वो एक प्लान एडवाइस करते हैं। ठीक, सही। हमारे साथ मौजूद है हाफिज बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैडम कैसे हैं? जी हाफिज साहब की आवाज़ स्टूडियो में दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह सर, फरीद साहब। जी हाफिज साहब बताइए क्या सवाल करेंगे? मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब से ये सांस की जो मर्ज है ये मेरे दमे की अलामत है, तो दमे की अलामत में बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है, तो जो बुनियादी चीजें हैं सर्दी में तो ज्यादा इसकी जो है बीमारी ज्यादा फैल जाती है, तो इसको बुनियादी चीज पर रोकने के लिए कौन कौन सी चीजें यानी इस्तेमाल करें तो सांस सही है? जी, सांस की बीमारियों को रोकने के लिए कोई प्रिवेंटिव चीज़ें? देखें, सांस की बीमारी जो उन्होंने पहली बात की है तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जो हर सांस का फूलना है वो दमा नहीं होता, या आप उसको ये नहीं कह सकते इस बंदे को दमा हो गया। अच्छा। बेसिकली उससे रिगार्डिंग आपके कोई दिल के भी मसाइल हो सकते हैं या रिगार्डिंग अदर जैसे एलर्जी स्टिमुलेट करती है या समथिंग लाइक दैट। तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप अपनी स्पायरोमेट्री करवाएं, अपना सांस का एक जो है ना बेसिक टेस्ट करवाएं। उसमें हम आपको ब्रोंकोडायलेटर देकर ये तो पहले जस्टिफाई क्लियर कर लेंगे कि आया उसको दमा है या नहीं है। अच्छा। इफ़ इन केस अगर दमा एडवाइस होता है तो हम आपको प्रॉपर ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी या उसकी जो फर्दर मैनेजमेंट है वो हम एडवाइस करते हैं। लेकिन अदर जैसे अगर प्रिवेंटिव मेजर्स की आप बात करें तो इसमें आप मास्क का प्रॉपर यूज़ करें। अगेन डस्ट एक्सपोजर के साथ अब जितना बचे रहेंगे जितना उसके साथ कम एक्सपोज होंगे वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप किस एरिया किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे कोई
कोयले की कंपनी में काम कर रहे होते हैं या माइन वगैरह में काम कर रहे होते हैं, इस तरह के तो वहाँ पे ये ज़्यादा एक्सपोजर ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए प्रॉपर जो आपकी कंपनी या जो आपकी सेफ्टी गाइडलाइंस रिकमेंड करती है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अच्छा, कुछ हम एक कॉल भी लेते हैं, फिर हम एक्जिमा और वो बच्चों में जो कारपेट्स और ये जो मटेरियल की एक एलर्जी होती है जिससे उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, इस पर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अस्मा साहिबा है हमारे साथ मरी से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्मा पूछिए। जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैं अभी दमा तो नहीं है मेरा, लेकिन मुझे जो है ना सर्दियों के सुबह के टाइम और शाम के टाइम मेरा नाक ब्लॉक हो जाता है, रनी नोज है। तो इसका फिर मैं क्या करूं? मैं बहुत अच्छे से अच्छे पिंडी इस्लामाबाद के डॉक्टर की मेडिसिन ले चुकी हूँ, लेकिन अब तो मेडिसिन से भी नहीं हो रहा। स्प्रे इस्तेमाल करती हैं आप? जी स्प्रे भी इस्तेमाल करती। आदत हो गई आपको स्प्रे की? नहीं आदत तो नहीं डाली मैंने, लेकिन अच्छा। ये है कि जब ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर मतलब रात के टाइम स्पेशली नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और रनी नोज होता है, मतलब सही है। सर ये भी मेरा मसला है, ये भी मसला है। ये इनके तो मसाइल की जड़ यही है, सब यहाँ पे निकले। इसका बेसिकली देखें कि अगर तो वो स्प्रे वगैरह भी यूज़ कर रही है उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि रात को सोने से पहले आप स्टीम का जो है ना वो सिंपल स्टीम जो हम घरों में बनाते हैं वो आप लेके उसके बाद आप कोशिश करें कि ठंडे जो टेम्परेचर है उससे कम आप एक्सपोज करें, और उसके बाद आप अपना बेड रेस्ट जो सारी चीज़ें कर लें, इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अदर देन दैट आपके पास स्पेशल नेज़ल स्प्रे आते हैं, ज़ाइनोसिन वगैरह ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट कि आप इसको प्रॉपरली इसकी एडिक्शन बना लें। अपनी जो आपकी डेली रूटीन है उसमें देखें ऐसा कौन सा स्टेप कर रहे हैं, या मतलब है कि आप ठंड से ज़्यादा हो रहे हैं, ठंडे पानी से जैसे वो थी कपड़े धोना या ये सारे काम करना, इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ पे। कौन करेगा फिर काम उनके घर पे? ये काम आपने तो आसानी से कह दिया, लेकिन तो टेंशन हो जाएगी फिर घर में तो इनके। लेकिन टेंशन करेंगे और देखें टेंशन तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, काम कौन करेगा, परेशानी बढ़ जाएगी, लेकिन इसलिए हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी सेहत सबसे पहले ज़रूरी है। सेहत सबसे आप अपनी सेहत का जितना ख्याल रखेंगे तो आपके बाकी काम और बाकी मामलात भी चलते रहेंगे। बिल्कुल तो सही है। बेटर इज दैट कि आप पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें। बिल्कुल। अच्छा, आप बच्चे जो हैं जाहिर है वो कुछ ऐसी एलर्जीज हैं उनकी कि वो ट्रिगर हो जाती हैं कारपेट से, पोलिएस्टर से, अभी लिहाफ और ये जो स्वेटर्स वगैरह का सीजन निकलेगा उसमें जो वूल है उससे उनको एलर्जी हो जाती है, फिर उनको सांस का मसला शुरू हो जाता है, रैशेज हो जाते हैं और सांस लेने में मुश्किल होती है। तो बच्चे अक्सर ऐसे घरों में जाना ही अवॉइड करते हैं या पेरेंट्स उनको नहीं लेके जाते जहाँ पर कारपेटेड फ्लोर्स हों। इसका क्या है प्रॉब्लम? ये देखें अगेन वो एलर्जी, वही मैं स्टेप 0 पे आ जाऊँगा कि एलर्जी को स्टिमुलेट बेसिकली वही पार्टिकल कर रहे होते हैं या वही एरिया कर रहे होते हैं, जैसे आपने कारपेट की बात की है, डस्ट की बात की है। तो इसमें तो पहले आपका जो है ना वो डॉक्टर का मशवरा होना बहुत ज़रूरी है कि आपके फिजिशियन ने आपको लेबल कर दिया है कि आपके बच्चे को इस चीज़ से एलर्जी है या नहीं है, या एज़मा है या नहीं है। उसके बाद हम जो है ना वो इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। आप देखें कारपेट हम घरों से उठा नहीं सकते या उसको प्रॉपरली ये काम तो नहीं कर सकते, तो इसमें मास्क बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए। और अगेन कारपेट से भी ज़्यादा कारपेट के ऊपर जो डस्ट हमारी वो जो स्टक हुई होती है और उससे बच्चे ज़्यादा वो होते हैं, इरिटेट होते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो है ना आपकी सफाई का और इन चीज़ों का जो है ना वो घरेलू काम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, बाहर जो बच्चे खेल रहे होते हैं ग्राउंड्स में, ज़ाहिर है डस्ट वहाँ पर भी होती है, कुछ बच्चों को डस्ट एलर्जी हो जाती है, कुछ को नहीं होती, लेकिन हम ये सुनते हैं कि जितना बच्चा उस बाहर के इन्वायरमेंट में खेलेगा उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो ये क्या ये ठीक है? इम्यूनिटी तो देखें पाकिस्तान में अगर आप इम्यूनिटी की बात करें तो हमारा इम्यूनिटी का यही कॉन्सेप्ट है कि हम जितना डस्ट से या डस्ट पार्टिकल से या मतलब वो गंदगी से एक्सपोज होंगे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। नो डाउट आपकी इम्यूनिटी के ऊपर फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन आप ये भी देखें कि एक बच्चा जो कि सेंसिटिव है, इस चीज़ से ही वो प्रॉन है, इस चीज़ से ही वो रिलेट कर रहा है कि मतलब उसकी बीमारी यहीं से ट्रिगर हो रही है, तो आप उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के बजाय उल्टा उसकी आप इम्यूनिटी कम कर रहे हैं। हाँ, सही है। तो नॉर्मल लोगों के लिए तो ये चीज़ समझ आती है, लेकिन जो बच्चे इतने ज़्यादा वो क्रिटिकल पॉइंट पे होते हैं तो मैं नहीं रिकमेंड करता कि वो ग्राउंड में जाएं या इस तरह के पार्टिकल्स वगैरह से एक्सपोज हो। सही। एक और कॉलर है जी हमारे साथ, अब्दुल मजीद साहब खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अब्दुल बात कर रहा हूँ। जी जनाब फरमाइए, क्या सवाल करेंगे? सर मेरा बेटा हुआ है 2 महीने पहले। जी माशाल्लाह। तो सर वो वेंटिलेटर पे रहा है 6 दिन, उसके बाद वो घर ले आए हैं, तो ऊपर वाला दूध जब हम पिलाते हैं तो उसके सांस का मसला बन जाता है। अच्छा, क्या पिलाते हैं? चीखने की आवाज, बारला दूध नहीं देता दूध, हाँ ठीक है, तो सीने से चीखने की आवाज आती। अच्छा, डॉक्टर साहब से सवाल है तो इसका तो बेहतरीन हाल बताएं। अच्छा ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा लाइन पर। सीने से जो है वो इस तरह की फिर आवाजें रिपीट कीजिएगा। मैं वेंटिलेटर पे रहा, उसके बाद वेंटिलेटर पे रहा, फिर वो छींकते हैं और वो कुछ इस तरह की से जो आवाजें आती हैं बच्चों के, वो जो एक सांस लेते हुए सांस लेने की, वो है हमारे साथ लाइन पे। जी मजीद साहब दोबारा थोड़ा सा अगर आप पूछ लें। सर उसके ना सांस का मसला रहता है, सांस जो है ना बड़ा आता है उसका,
7 दिन से वो वेंटिलेटर पे रहा है, अब वो घर आया हुआ है, माशाल्लाह सेहत ठीक है, बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी नहीं है, लेकिन सांस में मसला है, जब वो दूध पीता है तो सांस की अच्छा, बिल्कुल मैं समझ दूध पीता है तो सांस की आवाज तो बड़े लोगों में भी कुछ आती है जिनका लंग्स का इशू है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ऐसे है कि इन्होंने जैसे बताया कि उनकी स्टोरी पे ये है कि वो बच्चा वेंटिलेटर पे रहा और उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, बड़ा इन्होंने क्रिटिकल पॉइंट उठाया। इसमें ये देखना पड़ेगा कि आया वो फीड ले रहा है वो सांस की नाली में जा रही है या वो खुदा न खास्ता जो ग़िज़ा की नाली है ग़िज़ा की नाली में जा रही है, ये चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर तो वो फीड ठीक ले रहा है और मतलब स्टोल वगैरह यूरिन चीज़ें सारी ठीक पास कर रहा है तो ये तो एक ठीक है, लेकिन अदर देन दिस अब जो आवाज़ आना ले मैन के लिए तो बहुत आसान है, तो उसको प्रॉपर किसी थेरेपिस्ट से या किसी डॉक्टर से आपको रुजू करना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा ये आवाज़ किस तरह की आ रही है। जैसे दमे के लिए आपके पास वो जिसको हम वीज़ कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो एक विसल लाइक साउंड आ रही होती है। अब उनको देखना पड़ेगा उनको क्रैकल्स से इस तरह की कोई साउंड्स तो नहीं आ रही है, उसका वो फीड लंग्स में ही तो नहीं जा रही, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो मेरा मशवरा है उनको कि वो किसी डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद अच्छा, सांस लेने का सही तरीका क्या है? एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम चेस्ट ब्रीदिंग या डायफ्राम ब्रीदिंग की बात कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग गलत तरीके से सांस ले रहे होते हैं। देखें, सांस लेने की तो टेक्निक ये सवाल आपसे आज तक किसी ने पूछा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा इसमें कि सांस लेने का अमल हम सब के लिए ऐसे है कि जैसे मतलब हम अपनी पलकें झपकाते हैं। हाँ, सही है, नेचुरल है ऐसे, लेकिन मुश्किलात तब आती हैं जिन लोगों को कोई कम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है, जो कि जैसे एज़मा या चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो उसमें सही तरीक़ाकार ये है कि आप नेज़ल इनहेल करें, ओरली एक्सहेल करें, नाक से सांस लें, मुँह से एक्सहेल करें, जिसको आप डीप ब्रीदिंग कहते हैं। अक्सर ये योगा और ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो नाक से एक्सहेल नहीं करना चाहिए? एक्सहेल नाक से करना काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए, तो रिकमेंड यही किया जाता है कि आप नाक से मुंह से सांस लें और मुंह से बाहर निकालें, तो आप इसमें बड़ी आसानी महसूस करेंगे। आप रिलैक्स भी फील करेंगे। और जो हवा है वो डायफ्राम तक अंदर लें, बजाय इसके कि हम चेस्ट ब्रीदिंग करके यहीं पर रोक लें। हमें तो ये सिखाया गया है कि जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपर ये होती है। प्रॉपर नॉर्मल ब्रीदिंग तो देखें, आपको नहीं पता आप कब सांस ले रहे हैं, कब नहीं सांस ले रहे हैं, ये तो आप मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको। ये तो बड़ी टेक्निकल डिस्कशन में टेक्निकल डिस्कशन में हम फंस जाते हैं। तो इसमें आपने ये देखना है कि आप कितना डीप इनहेल कर रहे हैं, कितनी गहराई से सांस ले रहे हैं, आप खुद रिलैक्स फील करें, जिसको हम साई ब्रेथ कहते हैं। आप अक्सर ऐसे सांस लेते हैं तो बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, जिस मीन्स कि आप फुली आप इनहेल करते हैं, और वो आप वाली बात कि आप डायफ्राम को प्रॉपर्ली यूज़ करने के बाद जो है ना वो चीज़ें। लेकिन मैं उधर पॉइंट पे फंस गई हूँ कि हम मुंह से सांस क्यों बाहर निकालें, हम नाक से ही क्यों ना करें? थोड़ी देर तक करें, पता चल जाएगा, 3 मिनट में पता लग जाएगा। आपके लिए तो करना बहुत मुश्किल होगा, आपकी तो नेज़ल कंजेशन के भी मसाइल चल रहे हैं। तो नाक से इनहेल करने के बाद बेसिकली आपका जितना भी नेज़ोफेरेंजियल एरिया है उसमें आपके एक्सहेलेशन के लिए एरिया बढ़ जाता है, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो बजाय इसके कि आप एक्चुअली नाक से सांस लें, मुंह से बाहर निकालें। इसमें मैं ये कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको एक सांस से सांस लेना चाहिए, जो ऑलरेडी ब्रीदर भी होते हैं, नेज़ल ब्रीदर भी होते हैं, लेकिन टेक्निक इज़ दैट कि आप डीप इनहेलेशन और इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सही। अच्छा, कुछ एक्सरसाइजेज मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जिससे उनकी जो ब्रीदिंग की जो क्वालिटी है वो थोड़ी बेहतर हो सके। उससे पहले एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जी सलमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये मेरे बच्चे को ना नज़ला है, 12 साल उम्र है उसकी जी, तो उसे नज़ला बहुत ज्यादा रहता है। हमने हर तरह का इलाज करवा लिया लेकिन उसका नज़ला नहीं जाता है। अच्छा। और मुझे भी ये दमा है तो मुझे भी सांस की बहुत ज्यादा तकलीफ है, नज़ला बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये जेनेटिक इशू भी होता है? बिल्कुल, दमा जो है एज़मा वो है, वो जेनेटिकली बहुत रेयर है, लेकिन ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है। तो फैमिली में ये जो इसके जीन्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इसमें तो आपको डे 0 से ही मतलब है कि अपनी मेडिकल मैनेजमेंट प्लान साथ साथ लेके चलना पड़ेगा कि आपको किन स्टेरॉइड या किन टेक्निक्स के ऊपर आपकी जो ब्रीदिंग जोन है वो कंफर्ट जोन में रहता है। और नज़ला की ज़्यादा इन्होंने बात की है, इट कैन बी ड्यू टू एलर्जी, कैन बी ड्यू टू समथिंग लाइक कोल्ड, और इस तरह की चीज़ों से भी हो सकता है। तो अगेन ये तो फैमिली का उन्होंने खुद जैसे जिक्र कर दिया, तो इसको तो प्रॉपर एक मैनेजमेंट प्लान चाहिए होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नज़ले के लिए आप एक आधी छोटी मोटी गोली ले लें, 2-3 दिन ले लें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये अपना टाइम पूरा करेगा और चाहे आप टैबलेट्स लें ना लें ये चलेगा और अपने वक्त पे ख़त्म होगा। आपका क्या इस पे ओपिनियन है? देखिए, मेरा इसमें जो सेकंड आपने ओपिनियन किया मैं उसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। पहली बात ये कि आपको एक आध मेडिसिन लेके छोड़ नहीं देना चाहिए। आपको कोई भी इन्फेक्शन आया, वो वायरल है या बैक्टीरियल है, वो अपना कोर्स टेन्योर पूरा करता है, मतलब उसके ऑल्दो इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर कोई भी आपको डॉक्टर या फिजिशियन आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो उसकी प्रॉपर डोजेज लें। ऐसा नहीं करें कि एक लेके छोड़ दें या दूसरी ली या तीसरी ली। तो इससे ये होता है कि आपकी तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी डेवलप हो ही रही होती है बॉडी में, लेकिन अदर दैट आपने कोर्स भी नहीं पूरा किया होता और आप कहते हैं नहीं मैं तो ठीक हो गया, मैं फिर काम पे चला जाऊंगा। अच्छा, फ्लू जैब्स पे भी आप हमें बताइएगा कि वो किस चीज़ किस उम्र के शख्स के लिए रिकमेंडेड होती हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, एहसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या डॉक्टर साहब, जो मेरा सवाल ये है जी कि मैं धागे वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ। धागे वाली फैक्ट्री? जी धागे वाली टेक्सटाइल फैक्ट्री में। जी।
तो जब खाना खा के जाते हैं ना तो अक्सर सांस का मसला बन जाता है। ठीक है, मास्क वास्क पहना हुआ होता है आपने फैक्ट्री में हर वक्त? सर जी वो मास्क पहना हुआ होता है, लेकिन वो जब ना वो पसीना वगैरह आता है तो मास्क तो फिर साफ जा रहा है वो गीला हो जाता है, तो फिर वो मजबूरन उतारना पड़ता है। अच्छा जी, बताइए सर। तो अक्सर जब खाना खा के जाते हैं ना 2-3 घंटे ये सांस का मसला बन जाता है, जैसे छाती के ऊपर ना ये खाना अटका हुआ रहता है, तो सांस में काफी दुश्वारी होती है। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा है कि उन्होंने कहा कि मैं खाना खा के जाता हूँ फैक्ट्री में और मुझे सांस के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं और पसीना भी आता है और ये समथिंग है। इससे ये लगता है कि जो फैक्ट्री है उसका शायद वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जब आप खाना खा के जाते हैं और आपका मेटाबॉलिक रेट और ये सब चीज़ें हायर स्टेट पे गई होती हैं और मीनवाइल आपने मास्क भी पहना हुआ है और आपकी जो अगेन टेम्परेचर फैक्टर इसमें आ जाता है। तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको सांस के मसाइल के साथ साथ ये चीज़ें भी हैं तो अपनी जो फैक्ट्री का वेंटिलेशन सिस्टम है उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। सही एक्सरसाइजेस कुछ बताएं सर। फ्लू जैब, लेकिन फ्लू जैब फ्लू शॉट जिसको आजकल कहते हैं, फ्लू के इंजेक्शन लोग लगवाते हैं, वो किस उम्र के लोगों के लिए रिकमेंडेड है? और क्योंकि उसके बाद भी जुकाम नजला तो हो ही जाता है लोगों को, तो क्यों लगाते हैं? हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। देखिए जो फ्लू की वैक्सीन है वो तो मोस्टली आजकल जो पाकिस्तान में जो रिकमेंड हो रही है, जो स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में, वो अडल्ट पॉपुलेशन में रिकमेंडेड है। पीडियाट्रिक में भी है, लेकिन एज सच इसमें इतना वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे होते, लगवा नहीं रहे होते कि बच्चे को पोलियो के कतरे हम लोग नहीं पिलवाते, तो ये तो काफ़ी हायर स्टेप आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन ज़रूर फ्लू की वैक्सीनेशन लगवाएं। उसके बाद भी फीवर होता है, नो डाउट। मैंने पिछले वीक में लगवाई और मैं 3 दिन वो फीवर से स्ट्रगल करता रहा। तो उसने अपने कुछ ना कुछ देखें, वो अगर एंटीबॉडीज़ हैं कुछ है तो उसने अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट तो बॉडी में दिखाना है। सही है। एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने के लिए कुछ आपके जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो होते ही होते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए आपको 2-3 दिन या 1-2 दिन आपको फीवर रहता है, बड़ा पेन रहता है, मस्कुलर पेन रहता है, तो ये तो एक नॉर्मल है, तो आप इसको नॉर्मल कंसीडर करें। लेकिन इस डर से वैक्सीन ना लगवाएं कि मतलब कि हम फीवर हो जाएगा। हाँ, तो ये आप ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आपको पता है कि ये हर एज ग्रुप के लोगों के लिए रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड मोस्टली अडल्ट पॉपुलेशन में रिकमेंड की जाती है। पीडियाट्रिक में इतना मैं स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उसमें देखना पड़ता है, जैसे बहुत से लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं बच्चों को साथ साथ, और अडल्ट पॉपुलेशन में ज़रा इसमें क्लियर होते हैं। सर एक्सरसाइजेज बताएं, कोई ऐसी चीज़ें जो आप तो थेरेपी करवाते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम घर पे बैठ के आराम से कर सकें जी, जिससे हमारी बेहतर हो सांस। देखिए सांस बेहतर करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल कैसे बेहतर करते हैं? आप सपोज करते हैं जी ये जंक फूड बहुत ज़्यादा इन हो रही है। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जैसे मैं कुछ एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ देखा वीडियोस में जी, वो आप एक नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं, कभी इस नॉस्ट्रिल को बंद कर रहे हैं, फिर दूसरी को बंद कर रहे हैं, उससे सांस ले रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कितनी करामत होती है और किस लिए होती है, लेकिन क्या कोई इस तरह की एक्सरसाइजेस हैं? ऐसा जिसमें डीप ब्रीदिंग जो मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि आप नाक से लंबा गहरा सांस लें और मुंह से उसको बाहर निकालें, और आप ये काम दिन में आधा घंटा बैठ के करें, 10 मिनट बैठ के करें, तो आप यानी मुझे लगता है उसके बाद उठ के बेड पे चले जाएंगे, सो जाएंगे। अच्छा, इतना रिलैक्सिंग है ये इतना रिलैक्सिंग है, क्योंकि आपका जितना भी स्ट्रेस होता है या वो जितनी भी आपके ऊपर बॉडी के ऊपर होता है, तो उससे साथ साथ आपकी जो डीप ब्रीदिंग या आपके जो लंग्स की FRC जिसको आप कहते हैं बेसिकली होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है, वो बहुत एक एक्सरसाइज ये भी होती है कि आप टाइमर देखते हैं और कितनी देर तक आप सांस होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत हिट हुआ है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन देखना ये ज़रूरी है कि मैं पेशेंट्स को नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि पता चले उनकी लंग्स की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है और वो घर में बेचारे कोलैप्स हुए पड़े हुए हैं। तो ये नॉर्मल बंदे के लिए बहुत नहीं, लेकिन ये तो मुश्किल है ना कि आप कोलैप्स कैसे होंगे? आपने 30 सेकंड के बाद खुद ही वो सांस जो है वो हवा बाहर आ ही जाएगी आपके। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुश्किल। लेकिन जो प्रोलॉन्ग पेशेंट होते हैं, जैसे एक बच्चे ने कहा वेंटिलेटर से उतर के आया हुआ, तो उसको मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा। नॉर्मल आदमियों की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज नॉर्मल लोगों की। एक वो एक्सरसाइज होती है फिल्मों में हम देखते हैं शबनम इस तरह भी सांस ले रहे होते हैं लोग। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। आप पार्शियल ब्रीदिंग उसको कर रहे होते हैं, बिल्कुल गलत है। इसमें मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। अदर देन दिस, आप चूँकि हम पिंडी इस्लामाबाद के एरिए में ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ये जो आपकी डेली फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। लोग बस जिम जाते हैं, प्रोटीन डाइट लेते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। आप डेली एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें। हमारे पास हाइकिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे एरियाज हैं, उससे आप देखें कितना क्वालिटी इंप्रूव होगी। भी ब्रीदिंग स्ट्रेंथ है, जो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ जो कि आपकी ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है। और आप देखेंगे पहले आप शायद 1 किलोमीटर ऊपर हाइक करके गए तो आपका सांस फूलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली आपका 2 किलोमीटर के बाद आपको पता ही नहीं होगा यार मैं हाइक करके आया हूँ। इससे आपकी जो है ना वो मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत बेहतर होती है फॉर स्पेशली ब्रीदिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खतीबुर रहमान साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल में, और हमें बता रहे थे कि सांस कैसे लेना है, जो कि नेचुरली हम लेते हैं, लेकिन इसके अलावा रेस्पिरेटरी जो इश्यूज हैं बिल्कुल उसके हवाले से भी मैनेजमेंट के तरीके हमें बता रहे थे। हम वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वक्फे पे जाने से पहले आप सांस रोकें, जैसे हम वक्फे के बाद आएंगे उस वक्त तक आप सांस रोके रहिएगा। नाज़रीन वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि जो फ़लस्तीन में इस वक्त सूरत हाल जारी है उसके हवाले से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ख़िदमत जो है वो बहुत सारा रिलीफ वर्क भी वहाँ पर कर रहा है, उसके हवाले से हम जानेंगे हम इनसे, और फिर उसके बाद कुछ सियासी मामलात पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा यही हम रिलीफ वर्क के हवाले से अगर हम बात कर लें कि किस तरह से अल-खिदमत फाउंडेशन जो है, ज़ाहिर है लोग बहुत बड़ी तादाद में डोनेट भी कर रहे हैं और आप लोग हर जगह पहुंचते भी हैं। हर क्राइसिस में हमने देखा है कि अल-खिदमत पेश होता है। तो किस तरह से आप लोग वहाँ तक ये एड वगैरह पहुँचा रहे हैं, ये लोगों का एक बुनियादी सवाल है कि वहाँ पहुँचेगी कैसे एड। अच्छा देखें, अल-खिदमत को ये एडवांटेज है कि उसकी ऑलरेडी वहाँ की जो NGOs हैं गज़ा में काम करती हैं, और इसके अलावा जिनका कोलैबोरेशन टर्की में है और मुख्तलिफ ममालिक में है, उनसे अल-खिदमत पहले से ही जो प्रोजेक्ट्स है ऑनगोइंग उसमें काम कर रही थी। ये 2-3 साल पहले भी जो क्राइसिस पैदा हुआ था गज़ा में और बहुत तबाहकारी हुई थी इसराइली बमबारी के नतीजे में, तो वहाँ एक हॉस्पिटल्स का क़याम और बहुत सारी चीज़ों में पहले से मौजूद थी। तो अल-खिदमत के जो वॉलंटियर्स है वहीं के लोकल, ज़ाहिर है कि अल-खिदमत अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जितना सामान दस्तयाब था और जो काम चल रहे थे उसमें वो शामिल थे। फिर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले थोड़ा बहुत एक मिला था, रफ़ा क्रॉसिंग से चंद ट्रक्स वगैरह गए थे। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कंसाइनमेंट भेजी है, उसमें भी अल-खिदमत ने अपने भरपूर किरदार अदा किया है। तो हम हर तरह से जहाँ से भी, वहाँ से कोई भी ज़रा सी भी ओपनिंग मिलती है तो अल-खिदमत चूँकि बिल्कुल उनके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से पहले से कोलैबोरेट कर रही है, तो हमारी चीज़ें पहुँच जाती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि चारों तरफ से मुहासरा है। ज़ाहिर उन्होंने अपना जो टनल्स का इसका उसका छोटा मोटा उनका इंतज़ाम है वो अपनी जगह। मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही अल्लाह करे कि ये हालात कुछ बेहतर हो, कुछ हमारे मुसलमान हुक्मरानों में गैरत आए, कुछ आलमी ज़मीर जो रियासतें इस वक्त इसराइल दहशतगर्द की पुष्पनाही कर रही हैं वो अगर ज़रा पीछे हटें तो उसके नतीजे में बहुत बड़ा रिलीफ वर्क करना पड़ेगा वहाँ। उसके लिए पहले से अगर हमारी तैयारी नहीं होगी और हम जो है वो उसके लिए तैयार नहीं होंगे तो ये काम नहीं हो सकेगा। तो वो हम तैयारी भी मुकम्मल कर रहे हैं। हमने अभी रज़ाकारों की बात की थी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, 400 डॉक्टर्स ने हमें रजिस्टर कर दिया। हज़ारों की तादाद में पैरामेडिक्स तैयार हैं कि वो जाएं वहाँ पर और ख़िदमत करें, लेकिन ज़ाहिर रास्ते बंद हैं। जो ही ये कोई ओपनिंग बनेगी तो हम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जंगी बुनियादों पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस रिलीफ वर्क को बेहतरीन तरीके से करेंगे। इसीलिए वो ड्यू डोनेशंस भी हमारे पास होनी चाहिए और वो लोग भी होने चाहिए जो ये काम कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, प्रोटेस्ट का सिलसिला जो है वो आप लोगों की तरफ से रेगुलरली जारी है, उसका भी हमें बताएं कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, और इतवार को एक और बड़ा प्रोटेस्ट आप लोग करने जा रहे हैं। देखें, हमारा तो मुसलसल इस पर जो है वो काम है। जो इतवार को प्रोटेस्ट है वो तो इस्लामाबाद में अमीर जमात सिराजुल हक साहब ने कॉल दी है, गज़ा मार्च रखा है और वो अमेरिकन एम्बेसी पर हम जाएंगे, मार्च करेंगे और इंशाल्लाह लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। आपने देखा था कि कराची में जो बहुत बड़ा मार्च जमात इस्लामी ने किया था, वो जो इंटरनेशनल एहतजाज हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, उस मैं कह सकता हूं कि वो एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन था। और अल्लाह का शुक्र है कि हम अब छोटा सा काम करके अपना फर्ज अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वहां पर जुल्म है, रोज बच्चे शहीद हो रहे हैं। अभी कल ही तो 700 इंसानों को कत्ल किया है उन्होंने, जिसमें से 300 के करीब बच्चे थे। और अब तो वहां पर मौत इतनी आसान, इतनी सस्ती कर दी उन्होंने कि जब चाहते हैं बमबारी करते हैं और शहीद कर देते हैं और कोई उनका पूछने वाला नहीं है। हमारा ये एहतजाज इस नोयत का नहीं है कि हम सिर्फ एक डेमो दें और चले जाएं। देखें, कल हमने यहाँ पर हसन स्क्वायर पर खवातीन और बच्चों की बहुत बड़ा मार्च था, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, किया। आज मैं फेडरल बेरिया में हूँ, कल कोरंगी में होगा, परसों जो है वो 3 तलवार पे होगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एक और मकाम पर होगा। मुसलसल पूरे शहर में बच्चे, खवातीन, आज यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूँ इस वक्त, वहाँ नौजवान जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती, हमास से इज़हार यकजहती और दहशतगर्द इसराइल और उसका पुष्पना दहशतगर्द अमरीका, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। शायद हमारा मुस्लिम हुक्मरान तबका जाग जाए और हमारी पास जो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है,
70 लाख से जायद अफवाज हैं मुस्लिम दुनिया के पास, दुनिया के 70% से जायद ज़खायर हमारे पास हैं। हम अपने आप को गुलाम इब्ने गुलाम समझते रहेंगे तो कभी भी इज्जत हासिल नहीं कर सकेंगे। हमें तो एक बहुत ताकतवर तरीके से इन लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि गुलामी की कोई एंड नहीं होता उसका। आपको मजीद दबाते हैं, और हमास से ही सीख लें कि गिनती के लोग अगर अपनी स्ट्रेटेजी और ईमान के जरिए से इतनी बड़ी ताकत को फेलियर में डाल सकते हैं, उसका इंटेलिजेंस फेलियर, उसका स्ट्रेटेजिक फेलियर हो जाए और पूरी दुनिया डिवाइड हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि फौजें क्यों नहीं कर सकती। तो हमारे हुक्मरानों को इस पर काम करना पड़ेगा ना, कुछ गैरत पकड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सर, उसको जज्बा चाहिए ना। असल में तो बात यह है कि वो ज़मीर जागा, हाँ, गैरत का जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया वो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं जरा सियासी मामलात की तरफ। पाकिस्तान के रोल की आपने बात की, हमारा अपना जो इस वक्त रोल बना हुआ है वो भी एक रोल ही बना हुआ है। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब की वापसी। अब ये जो नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है, आप लोगों का इस पर क्या रद्द अमल है? क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले तो जरा नाखुश से हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मामला जो है ना, वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नहीं, लाडला प्लस हो गए। हाँ, लाडला प्लस हो गए, सिलेक्टेड इलेक्टेड वगैरह वो सब चल रहा है। अच्छा देखिए, जहां तक पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और जितनी PDM की जमातें हैं, ये तो जाहिर है चूंकि इलेक्शन सामने हैं और उन्हें एक दूसरे के मुकाबले में अगर कैंडिडेट खड़े करने पड़ते हैं तो ये लफ्जी जंग और ये नूरा कुश्ती लड़नी पड़ती है। ये सारे के सारे इन सारे जराइम में शरीक हैं जो उन्होंने कौम का बेड़ा गर्क किया है। अब आप देखें ना, एक तरफ गजा की ये सूरत हाल हो, एक तरफ हमारे बच्चे शहीद हो रहे हों और मीडिया बिल्कुल उसको फोकस किया हुआ था, लेकिन अचानक लाडले या लाडले प्लस या कबूतरबाज तशरीफ ले आए हैं, जिन्होंने अभी नूरजहां वाला कबूतर उड़ाया था 50-60 साल पहले वाला, वो साहब तशरीफ लाए हैं तो पूरे मीडिया को एक तरफ कर दिया गया, अदालती उनको सहूलतें फराहम कर दी गई और उनको जो है वो पूरी तरह से प्रोटोकॉल सरकारी दिया गया। एक शख्स जिसका स्टेटस कौमी मुजरिम का है, इसलिए कि अदालत ने अब तक उसको मुजरिम डिक्लेयर किया हुआ है। भाई अदालत से रिलीफ लेते ना, भाग क्यों गए थे, क्यों यहां से रवाना हो गए थे? तो उनको हमेशा तो डील करके चले जाते हैं और बहादुर इतना बनते हैं कि जैसे बस पूरी दुनिया सिकंदर आजम बने हुए हैं। तो ऐसे सारे लोग जो इस वक्त डील करके आते हैं और फिर आकर हम पर मुसल्लत होते हैं, लूट मार का बाजार गर्म होता है और जब इनकी मुद्दत खत्म होती है फिर लंदन चले जाते हैं, फिर कहीं और रवाना हो जाते हैं और फिर खानदानों की एक जो रियासत बना ली है इन्होंने, एक खानदान, दूसरा खानदान, तीसरा खानदान। आप PDM की जमातों को देख लीजिए, आपको ये नवाज शरीफ की पूरा खानदान आपको नजर आएगा, बाप, भाई, बेटा, बेटी, चचा, भतीजा, खाला, खालू, बड़े बड़े लीडर जो 30-30, 40-40 साल से काम कर रहे हैं, उनकी हैसियत उनके खानदान के खादिमों की हैसियत से ज्यादा बड़ी नहीं है। ये इनकी जमहूरियत है। आप पीपल्स पार्टी में देख लीजिए, बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद बेटा, सवाल ये है ना कि वो कैसे ये सारी चीजें फेस करते। वो तो जिला वतन थे, ये भी तो एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना, जिला वतनी। तो जब जिला वतनी किसी पर आ जाए तो फिर वो कैसे केसेस भुगतेगा इधर आके? जलावतनी वो होती है जब कोई हुकूमत या रियासत किसी को मुल्क बदर कर दे। वो आदमी जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर डील करके एक बार नहीं 2-3 बार जा चुका हो, वो जलावतन नहीं होता, बल्कि वो डीलर होता है कि जो अपनी हुकूमत बचाने के लिए और अपने आप को मुश्किल में डालने से निकालने के लिए कौम को मुश्किल में डालकर छोड़कर चला जाता है और फिर वापस आकर डील कर लेता है। तो ऐसे लोग कभी भी पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर सकते। उनको कितना ही आप साफ सुथरा करके बनाने की पेशकश करें, जो मुश्किल वक्त में कौम को छोड़कर भाग जाएं, वो कभी पाकिस्तानी कौम के साथ सही तरीके से खड़े नहीं हो सकते। इसलिए फेस करना चाहिए था ना, क्या दुनिया में लोग फेस करते नहीं है? इसलिए और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ये लोग करते हैं। पीपल्स पार्टी ने कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है? अभी उनके भी एक लाडला प्लस है या माइनस है, जो मुर्तजा वहाब साहब, उनको भी तो देखे ना, इलेक्शन लड़ाया जा रहा है जो कि कानूनी तौर पर वो 3 जगह से लड़ नहीं सकते और उनके लिए कानून में मतलब इलेक्शन कंडक्ट ये कहलाता है, कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन का, कि कोई आदमी अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब या मेयर, डिप्टी मेयर है तो वो किसी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन ये लाडले प्लस माइनस, इनको तो इन्होंने जबरदस्ती एक जगह से इलेक्शन भी लड़वा रहे हैं, वो मेयर होने के साथ साथ वहां की कैंपेन भी चला रहे हैं। वो 3 जगह से लड़ रहे हैं। कराची में किसी को यह हक हासिल नहीं था कि वो टाउन के अलावा कहीं से चेयरमैन का इलेक्शन लड़े, उनको यह हक हासिल है। उनके लिए कानून में तरमीम कर दी गई। तो बिलावल साहब पहले ये तो बताएं ना, और बिलावल साहब ये भी तो बताएं 192 कैसे हार जाते हैं और 173 कैसे जीत जाते हैं। तो ये सारे ही जो है वो लाडले बने हुए थे और अब जाहिर है कि इनको थोड़ा सा भी प्रॉफिट पे लॉस होने लगे ना तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अभी तो सब कुछ पांचों घी में और सर कढ़ाई में है, उसके बावजूद अगर 100% करप्शन थी तो अगर 95% करप्शन में मुलव्वस अभी भी हैं केयर टेकर होने के बावजूद, तो 5% ये लॉस इनको बर्दाश्त नहीं है और चिल्लाना शुरू कर दिया है। अभी जब इन पे हाथ पड़ेगा ना तो ये चिल्लाएंगे नहीं, बिलबिलाएंगे और इनका तो कैरियर
गुलावल साहब का तो तबाह हो ही गया कराची के इलेक्शन के नतीजे में, जो कुछ इन्होंने कराची में किया था। अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाइए कि जो जितने भी लाडला प्लस बनकर आए, होनी बहुत बुरी है इनके साथ। अच्छा, अब ये बुरी जो है वो कौन करेगा? वो सियासी जमातें करेंगी इनके साथ या अदालतें करेंगी? क्योंकि अदालतें जो है वो तो अपने हिसाब से चल रही हैं, रिलीफ तो मिल रहा है लोगों को, या आवाम करेगी? हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक के कोर्ट्स का वकार और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है इस वक्त बहुत कंप्रोमाइज्ड है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जजेस में डिवाइड नजर आता है, पॉलिटिकल डिवाइड नजर आता है, वाज़े तौर पर पॉलिटिकल डिवाइड नजर आता है। और ये सूरत हाल आपको हाई कोर्ट लाहौर में मिलेगी, इस्लामाबाद में मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी। यहां सिंध हाई कोर्ट के भी हालात अच्छे नहीं है, पेंडिंग में पड़े हुए हैं केसेस, जेन्युइन केसेस हैं, लेकिन जाहिर है देखा जाता है कि इसमें बेनिफिशियरी कौन हो सकता है। मुझे माजरत के साथ ये बड़े अफसोस की बात है, अदालतों पर इस तरह से रिमांड देना मुनासिब भी नहीं होता, जाना तो हमें नहीं अदालतों में पड़ता है, लेकिन इस वक्त कंडक्ट यही है। खुद हमारे इतने केसेस यहां पर हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन कमीशन तो उनकी ए टीम है ही, अदालतों से भी उनको उस तरह से नहीं पकड़ा जाता। तो मैं समझता हूं कि जो कौन दे रहा है वाली बात सबको पता है कि कौन ले जाता है और कौन लाता है। बात यह है कि अब ये कौन कौन का सिलसिला कब तक चलेगा, इस कौन को भी समझ में आ जाना चाहिए कि उसके नतीजे में खुद उनकी भी बहुत बदनामी होती है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में अगर लोगों अपने इदारों को, अपनी अदलिया को, अपनी मुकन्नना को हर एक सवालिया निशान बन जाए तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इदारों के लिए अच्छा नहीं है, अदलिया के लिए अच्छा नहीं है। अब बहरहाल उस जगह पे आना पड़ेगा जब लोग जो है वो बिल्कुल सिस्टम में अपने अपने हिस्से का काम करें, तभी ठीक होगा, वरना नहीं होगा। सर फाइनली और क्विकली एक जो अहम सवाल, आजकल एपीसी की भी कुछ कहीं बाज़गश्त चल रही है कि शायद नवाज शरीफ साहब एपीसी कॉल करें। वो एपीसी में आप बैठेंगे, बिल्कुल आप एपीसी में बैठेंगे और क्या सारी जमातें जो भी इस वक्त मतलब जिसको कहते हैं कि कहर जिन पर टूटा हुआ है वो बैठेंगी, और क्या सबके साथ बैठने से वो जो लॉस्ट स्पेस है वो रिक्लेम की जा सकती है मुल्क के? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पॉलिटिकल पार्टीज में इश्यूज की बुनियाद पर तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद ये रास्ता मौजूद होता है कि आप तबादला ख्याल करें, आप बैठें, आप बात करें। तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद आप गुफ्तगू भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन असल चीज होती है कि उस एपीसी का एजेंडा क्या होगा। एपीसी का एजेंडा ये है अगर कि गजा के ऊपर तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ झंडा लहराकर खामोश हो जाऊंगा, इसराइल की मजम्मत नहीं करूंगा, भारत के खिलाफ कुछ कहूंगा नहीं, अमेरिका को दहशतगर्द नहीं कहूंगा, बच्चों के लिए कुछ इक़दाम करने की। भाई अगर नवाज शरीफ साहब उस दिन करते ना उस जलसा आम में ऐलान कि गजा के हवाले से पाकिस्तान की अफवाज को पेशकदमी करनी चाहिए, हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए, तमाम अफवाज का पूरी मुस्लिम दुनिया की इजलास बुलाना चाहिए, तो फिर हम समझते हैं कि इनका एजेंडा वाज़ेह है। ये बताते हैं ना कि इन्होंने जो 16 महीने में इनके बिरादर खुर्द छोटे भाई इन्होंने जो कुछ पाकिस्तान की मईशत का हाल किया है, तो वो छोटा भाई अगर हाल बुरा करेगा तो बड़ा भाई आके ठीक कर देगा, तो वो बड़े भाई में ऐसी कौन सी गीदर सिंगी है? तो एजेंडा अगर वाज़ेह ना हो तो फिर तो ऐसी एपीसी या ऐसे किसी प्रोग्राम का फायदा नहीं होता। एजेंडा सामने आएगा तो हमारा मरकज़ जमात देखेगा और पॉलिटिकल बातचीत में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन ये बात बिल्कुल सबको पता है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब लाडले प्लस बनकर ही आए हैं, और जो लोग भी इस वक्त लफ्जी जंगों में पीडीएम की जमातें कर रही हैं, वो हकीकत में ये लोग सब एक साथ हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद है, जमात के सीनियर रहनुमा। और जो बात हुई सोशल मीडिया के हवाले से भी हम सब अपना किरदार अदा कर रहे हैं फ़लस्तीन और गज़ा में जो सूरत हाल चल रही है उसको उजागर करने में। लेकिन जैसे हमारे बहुत सारे जो हुक्मरान जो कि इंटरनेशनल हुक्मरान हैं जिनकी हम बात करते हैं कि वो सब बेज़मीर हुए हैं, वैसे ही बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो उन पोस्ट्स को जो कि फ़लस्तीनियों के हक़ में होती हैं या इसराइल को क्रिटिसाइज़ करती हैं, वो पोस्ट्स या तो वो अकाउंट्स को बैन कर दिया जाता है या शेडो बैन कर दिया जाता है, या फिर उनकी पोस्ट की रीच ख़राब कर दी जाती है। ये क्या मामला होता है और कैसे किया जाता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट फ़ाद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फ़ाद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कैसे फ़ाद? ठीक ठाक है जनाब। सर ये बताइए शेडो बैनिंग और ये बैनिंग ये क्या होती है? देखिए शेडो एक होता है बैन में होता है आपका अकाउंट कम्प्लीटली सस्पेंड कर दिया जाता है और आप
प्लेटफॉर्म दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते until unless आप नया अकाउंट बनाए। जैसे ट्रम्प का हुआ था जी, जैसे ट्रम्प का हुआ था, और जैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारे कश्मीर पे आवाज़ उठाने पे अकाउंट्स बंद होते रहे, ट्विटर पे एक्स बनने से पहले, इलॉन के आने से पहले। शैडो बैनिंग में आपको परमानेंटली बैन नहीं किया जाता, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल की रीच है उसको डाउन कर दिया जाता है। उसके 2-3 तरीके होते हैं। शैडो बैनिंग में आप सर्च में शो नहीं होते, आपका अकाउंट कोई आपको सर्च ट्विटर पे अगर आप शैडो बैन है, आपको कोई सर्च बार में आपका नाम लिखेगा तो आप नहीं सामने आएंगे जब तक वो आपका हैंडल टाइप करके आपके प्रोफाइल पे नहीं जाएगा। आप किसी हैशटैग पे ट्वीट करते हैं या इंस्टाग्राम पे किसी हैशटैग पे पोस्ट डालते हैं, वो पोस्ट भी बाकी लोगों के रिजल्ट्स में नहीं आएगी। ये पब्लिकली इम्पैक्टेड चीज़ें हैं। फिर आपके जो प्रोफाइल की रीच होती है वो दैट इज़ ट्रिम्ड डाउन टू एटलीस्ट 90-80% वो कम कर दी जाती है। तो ये तो तकरीबन बैन ही हो गया। बिल्कुल, आप मतलब आपकी अगर पहले एक पोस्ट 1 मिलियन रीच ला रही थी तो अभी वो शायद लाख भी क्रॉस ना करे। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये सारे ज़ायनिस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको पीछे से बैकिंग इन्वेस्टर इनका इजरायली है या वो पावर लॉबीज़ हैं जिनके अपने इंटरेस्ट्स हैं। तो वो पंजाबी में कहते हैं जिन्हां दे कार दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। तो वो सही बात है, ये सारी पावर गिमिक्स है। और अच्छा, अब इन पावर गिमिक्स का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? जो हम क्योंकि बात करेंगे भाई चलो वो तो अपना जो करना है वो कर रहे हैं, हम मिसाल के तौर पे अगर बात करना चाह रहे हैं हाउ टू काउंटर। सर एक तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की क्योंकि माइलेज भी ज़्यादा है, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, यही इंटरनेशनली अक्लेम्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। इनको थोड़ा सा आप ट्रिक कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। फॉर इंस्टेंस आपने पैलेस्टाइन पे पोस्ट डालनी है तो आप उसके हैशटैग उसमें इस्तेमाल ना करें और आप पैलेस्टाइन के स्पेलिंग्स को उल्टा कर दें, उल्टा कर दें या थोड़ा बहुत आई हटा दें, टी हटा दें, फ़लस्तीन लिख दें, इंग्लिश मतलब रोमन उर्दू में फ़लस्तीन लिख दें। जब आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे किसी न्यूज़ आर्टिकल को, मतलब आप जो लगा के उसको शेयर करके स्टोरी पे जाते हैं, उसकी बजाय अगर आप स्क्रीनशॉट लेके डालें तो वो ट्रैकेबल नहीं होता, उससे थोड़ा सा इमेज बन जाती है। जी, वो इमेज बन जाती है। उसके बाद आप बजाय इसके कि आपको स्टोरी, रील या वीडियो डालें, आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट का न्यूज़ आर्टिकल डाल दें। और जो आपके दायरे समेत हमारे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स हैं या जो ऐसी एजेंसीज हैं जो खबर देती हैं, उनको भी चाहिए कि बजाय इसके वो टिकटॉक पे वीडियो डालने से बेहतर है कि वो अपने वेब पेज पे एम्बेड कर दें जो भी उनके पास वहाँ की लोकल वीडियोस हैं या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि वेबसाइट तो आपकी थर्ड पार्टी अपनी वेबसाइट है ना, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। सो आप जब भी शेयर करें इंस्टाग्राम पे या किसी चीज़ पे, वो आप न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू शेयर करें, दूसरा स्क्रीनशॉट ले लें, स्पेलिंग्स और हैशटैग्स में थोड़ा सा प्ले अराउंड कर लें। और क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली अगर इस वक्त पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हुई है, तो पाकिस्तानी या इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी ने भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है। बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है अपनी कोई माइलेज या कोई रीच है ही नहीं। दुबई में भी आप फॉर इंस्टेंस व्हाट्सएप बैन है, सऊदीया में भी व्हाट्सएप बैन है, चीन का अपना सोशल मीडिया है। तो मुझे एक और पंजाबी का वो शेर याद आ गया कि माड़े दी मर गई माँ कोई नहीं लेंदा ना, माड़े दी मर गई माँ कोई नहीं लेंदा ना, डाडे दा मर गया कुत्ता सारा शहर नहीं सुता। तो ये सारी दुनिया इस वक्त डाडे के साथ खड़ी हुई है और सारे प्लेटफॉर्म्स, सारी डिजिटल एजेंसीज, सारे बड़े नाम वो इस वक्त डाडे के साथ खड़े हुए हैं। वो डाडे के साथ खड़े हुए वो लोग जो पावरफुल हैं, मतलब हुक्मरान और जो प्लेटफॉर्म्स के मालिकान। अवाम की बात की जाए तो वो नहीं है उनके साथ, वो अपनी वॉइस आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इतनी ही मतलब इम्पैक्टफुल है कि उसको आप ना ही समझें। वो सिर्फ हम अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं कि कल को अगर खुदा ने हमसे सवाल किया कि तुमने क्या किया, तो मेरे पास इंस्टाग्राम की पोस्ट होगी कि मैंने डाली। और आप ये देखें कि ये मतलब हम 2023 में हैं, मैं सोचता हूँ कि करबला में क्या हुआ होगा कि वहाँ उस वक्त तो इंटरनेट भी न था, बिल्कुल इंफॉर्मेशन भी नहीं आती थी, और उसके बावजूद अगर इस दौर में इतनी सप्रेशन है तो उस वक्त पता नहीं क्या होता होगा। अच्छा, अब एक ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट किया कि हमने बहैसियत मुस्लिम कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा अपना नहीं है। क्या ये काम अब जब इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं तो हमें पता है कि कौन सा टेस्टेड, ट्राइड, वेरीफाइड मॉडल है जो चलता है, किस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं। वो ट्रम्प भी अपना बना रहा था ट्रुथ नेटवर्क। तो क्या ये बनाना और उसको चलाना टेक्निकली, फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकली इज इट डूएबल? सर इट्स वेरी मच डूएबल। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी ऐप के सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं। आप अपने प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे जाके लिखें मुस्लिम रिश्तास की कितनी एप्लीकेशन है, उनके बिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं।
तो जो वो कर रहा है रिश्ते के लिए, जो कवारे बैठे हुए हैं, वो सोशल मीडिया पे भी तो साइन अप कर सकते हैं। और हर प्लेटफॉर्म का जो एल्गो है वो पब्लिकली अवेलेबल है, कुछ चीज़ें ओपन सोर्स हैं। तो अगर कोई 4-5 बड़े ममालिक या 4-5 बड़े इन्वेस्टर्स मिलकर बनाए तो ये साल का बैन नहीं हो सकता, उसको ये बैन कर दे सब वो आप कर सकते हैं, जो उसको बनाएगा वो बैन कर सकता है। लेकिन जो होस्टिंग होगी, सर्वर होंगे, उस पर कुछ भी नहीं हो सकता। वो सिर्फ डॉलरों की गेम है, आपने सिर्फ एक स्पेस परचेज करनी है, ये है टारगेट जो कि हमें जिसके ऊपर। लेकिन वो क्या इतना इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि जो गोरे ने बनाया उस पे तो मुसलमान भी हैं, क्या मुसलमान वाले पे गोरे आएंगे? ये एक पॉसिबिलिटी है कि आएंगे, क्योंकि ट्रंप वाले पे भी बहुत सारे, मतलब जो ट्विटर का पिछला सीईओ था जैक, वो ट्रंप के प्लेटफॉर्म पे भी है, हालांकि उसी ने बैन किया था। तो वो आएंगे तो ज़रूर। और फिर उसमें आपने वैल्यू क्या देनी है कि जो बाकी लोग, जैसे थ्रेड्स पे सारी दुनिया भाग के गई क्योंकि वो इंस्टाग्राम की प्रोडक्ट थी, सो आपने उसमें कोई ना कोई वैल्यू भी तो ऐड करनी है कि लोग आपकी तरफ आएँ। और इट वुड टेक 4-5 साल लग जाएंगे लोगों को गैदर करने में, लेकिन है ये डूएबल। इट इज़ डूएबल। थैंक यू फहद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आपने वाकई एक अहम सिमत की तरफ आपने इशारा किया है कि वी शुड बी टेलिंग आवर ओन स्टोरीज थ्रू आवर ओन प्लेटफॉर्म्स। ये है एजेंडा जो कि मुसलमानों का होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान।